चलिए दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत ना हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो सिलेबस आपने अपने देखा होगा, चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो, ठीक है, हाँ चलिए, चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो, ठीक है, पीएससी का सिलेबस हो, ठीक है, या आप अभी जो एग्जाम दे रहे हैं आरओ का जो सिलेबस हो, वो सभी कुछ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसके अंतर्गत, राइट है ना। तो इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि देखिए, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री आपको थोड़ा सा एक टाइम पीरियड के बाद आपको बोरिंग सा लगता है और आपको कंटेंट याद नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उसे फैक्ट के रूप में देखते हैं। जब भी आप उसे फैक्ट के रूप में देखेंगे तो वहाँ एक समस्या होगी। लेकिन इतिहास हम कहते किसे हैं, अगर हम लोग कम शब्दों में इसकी चर्चा करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज आवर पास्ट, राइट है ना। आप सभी को सुनना है, अपने क्वेश्चंस जो भी होंगे वो आप राइज हैंड करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो आवर पास्ट आपने देखा होगा कि हमारा जो एनसीईआरटी है उसका नाम ही है हमारा अतीत, है ना, हमारा अतीत। और हमारा अतीत जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी है, राइट है ना। तो ये बताती है क्लास 6 के एनसीईआरटी के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि हम अब समझ डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, किसके के लिए, है ना, टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, राइट है ना, टू नो अबाउट, ठीक है, आवर हिस्ट्री, ठीक है, आवर पास्ट अगर हम लोग कहें तो इसीलिए जो हम इतिहास की परिभाषा देखते हैं तो विद इन वर्ड्स अगर हम लोग कहें तो वो है आवर पास्ट, ठीक है, जिसे हम हमारा अतीत कहते हैं, ठीक है ना। हमारा अतीत, सबसे बड़ी बात है अतीत के रूप में अगर हम लोग देखें तो अतीत को हमारे 3 भागों में बांट के देखा जा रहा है, ठीक है। अगर हिस्ट्री को हम लोग पर्टिकुलर देखें, ठीक है, तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। वो एक है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा आपका है मेडाइवल और तीसरा है मॉडर्न, ठीक है। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल में और ग्रोथ देखा गया उसमें 3 इतिहास के जोन को हम और देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं, ठीक है। और देन हम देख रहे हैं आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये है आपका पोस्ट मॉडर्न, ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। तो अगर हम लोग चर्चा करें कि पीटी के सिलेबस में कहाँ तक आता है, तो पीटी के सिलेबस की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पीटी का सिलेबस ये है आपका, ठीक है ना। यहाँ से हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं जहाँ पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर आपसे पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट मॉडर्न का जो सेगमेंट है वो प्रॉपर मेंस में आपसे पूछा जाता है, ये इसका पीटी में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना होता है। तो अभी जो हमारे प्रश्न बनने की संभावना है वो इन्हीं खंडों से है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बहुत स्पीड के साथ अगर देखें, क्योंकि एक रैपिड क्लास है ये, ठीक है, आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन क्लास में हम इसको ले सकते हैं और आपको जो भी डाउट्स आएंगे उसको हम फिर से क्लियर कर सकते हैं या आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें प्राचीन भारत को, अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, प्राचीन भारत, ठीक है, तो इसके सिलेबस पे अगर हम एक नजर डालें तो इसका सिलेबस जो है वो 3 खंडों में डिवाइड है। हम 3 खंडों में एक बात कर लेते हैं। जैसे अगर देखें हम लोग इसमें देखते हैं कि एक तो है इतिहास जानने के स्रोत, है ना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है ना। इतिहास जानने के स्रोत को अगर हम लोग देखें तो इसमें एक स्रोत जो है वो है पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक स्रोत, राइट है ना, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा जो है वो है आपका साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर सोर्स, राइट, लिटरेचर सोर्स। देन थर्ड इज विदेशी विवरण, है ना, विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण को अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग फॉरेन अकाउंट्स के नाम से जानते हैं, राइट है ना। अगर ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग इसमें देखते हैं, ये है आपका पाषाण काल, ठीक है ना, पाषाण काल। और दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है वैदिक एज, ठीक है, वैदिक एज, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका अर्ली वैदिक एज, ठीक है, और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक एज, है ना, लेटर वैदिक एज। तो दोस्तों क्यों नहीं हम इस पहले वाले पार्ट को, जहां से इतिहास में हम लेखन की परंपरा शुरू करते हैं, इसे हम पूरा समझ लेते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए एक कंटेंट पे चलते हैं कि आखिर हमें इसमें पहले पार्ट में कौन कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे, पहला जो कंटेंट है वो है पुरातात्विक स्रोत का, है ना, पुरातात्विक स्रोत। आखिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें आती हैं? देखिए दोस्तों, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके प्रश्न में हमेशा, आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न के रूप में देखी जाती हैं। पहला है अभिलेख, राइट, पहला है अभिलेख और दूसरा है मुद्रा, ठीक है ना, क्वाइंस, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस और इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्वाइन, राइट, है ना, क्वाइन, ठीक। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, पहला तो इंस्क्रिप्शन के बारे में। हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं या अभिलेख हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला अभिलेख देखें तो हम आपसे पूछेंगे कि मध्य एशिया का पहला अभिलेख, राइट, है ना, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट का पहला अभिलेख कौन सा है। तो आप इसका उत्तर देंगे, क्योंकि हम आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके। उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख, राइट, है ना, बोगज कोई अभिलेख, ठीक है। इसी अभिलेख को मित्तानी अभिलेख भी कहते हैं, है ना, मित्तानी अभिलेख भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए इससे हमें जो जानकारी मिलती है, ठीक है, इसे एशिया माइनर का भी अभिलेख कहा जाता है। इसके 3 नाम हो सकते हैं, ठीक है, एशिया माइनर का अभिलेख भी इसे कहा जाता है, राइट, है ना। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1400 BC, 1400 BC में इसे प्राप्त किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है वैदिक देवताओं के नाम के बारे में, वैदिक, है ना, वैदिक देवताओं के नाम के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वैदिक देवता। तो आपसे एक प्रश्न है कि किन किन वैदिक देवताओं के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। तो देखिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ठीक है ना, नासत्य का 2 बार है। इन्हें चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों जो प्रश्न आपसे बनेगा, देखिए इन्हीं 4 देवताओं में से आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा यहाँ पे कि इन्हीं पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हो जाएगा कि एक ऑप्शन को हटा दिया जाता है और आपका इसमें बना दिया। अब देखिए यहाँ जो वरुण लिखा हुआ है तो यहाँ आपको अरुण देवता कर दिया जाएगा, अरुण कर दिया जाएगा, और वह में आप कई बार गलती कर जाते हैं, समझ गए ना। और यहाँ देखिए आपका मित्र की जगह एक ऑप्शन हटा देगा, या इनमें से युग्म पूछ सकता है ना, किसी 2 युग्म का नाम दे दिया जाएगा, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, समझ गए। तो आपको इन्हीं 4 देवताओं के बारे में याद रखना है जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सिर्फ सिंपल सा है लेकिन आपको याद करना है, राइट, है ना। अगला अगर हम देखें तो भारत का पहला अभिलेख, है ना, भारत का पहला अभिलेख, पहला, है ना, अभिलेख क्या है, ठीक है। देखिए ये अभिलेख है पिपरहवा अभिलेख, पिपरहवा, है ना, अभिलेख, ठीक है, पिपरहवा अभिलेख। दोस्तों पिपरहवा अभिलेख के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अभिलेख अगर हम लोग एनसीईआरटी की किताबों में देखें तो गोरखपुर है इसका लोकेशन, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो कुशीनगर है ना, कुशीनगर इसका लोकेशन पड़ता है, राइट, है ना। और यहां से अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें बुद्ध के, है ना, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी मिलती है ना। इन सॉल्यूशंस अगर हम लोग देखें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इंसॉल्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये भारत का संभवतः पहला अभिलेख माना जाता है, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया इसे माना जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपने दिमाग में बैठाएं कि भारत का संस्कृत में पहला अभिलेख कौन सा है। अगर हम आपसे पूछें कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है ना, संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख है दोस्तों वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जूनागढ़ अभिलेख। लेकिन आपसे संशय आप में कहा जाता है कि जब हम लोग देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख के बारे में तो जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो 3 है, ठीक है ना। इन 3 जूनागढ़ अभिलेख हैं। एक है आपका अशोक का, ठीक है, दूसरा है आपका रुद्र दामन फर्स्ट का जो शक शासक है, ठीक है, ये मौर्य शासक है, ठीक है, और एक है गुप्त शासक का जिसका नाम है स्कंदगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा जूनागढ़ अभिलेख है जिसके थ्रू जो है हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, आपका आंसर होगा ये शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किसमें लिखा गया, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख, है ना, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। ओके, देखिए अब इस अभिलेख से अगर हम लोग जाएंगे डिस्कशन करने, इस वाले जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग बात कर रहे हैं, और किसके जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग रुद्रदामन के। तो यह देखिए संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। इसी अभिलेख में, है ना, सबसे पहली बात चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, मौर्य और अशोक का नाम एक साथ मिलता है, ठीक है ना, एक साथ। इसके बाद इसके सिवा कोई अनदर इंस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, जिसमें इसके बारे में चर्चा मिलती है ना। इट्स अ सिंगल एविडेंस ऑफ, है ना, नेम ऑफ बोथ, है ना, दोनों का साथ एक जगह यहाँ मिलता है। प्लस, है ना, ये क्या देता है, सौराष्ट्र में, है ना,
सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब होता है गुजरात का जो पश्चिमी बेल्ट है उसे सौराष्ट्र हम लोग बोलते हैं, राइट है ना। सौराष्ट्र के बेल्ट में क्या मिलता है, एक झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है जिस झील का नाम है सुदर्शन झील, है ना, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक हम इसको जानते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर सुदर्शन झील क्या है और सुदर्शन झील किसने निर्मित कराया। तो जो दोस्तों देखें सुदर्शन झील, देखिए अगर हम लोग इसके निर्माण में जाएं तो निर्माण इसका कराया था, है ना, निर्माण इसका हुआ था किस वंश में, मौर्य वंश में, ठीक है ना, मौर्य वंश में। कराया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा करवाया था, तो ठीक है वो है पुष्यगुप्त के द्वारा, है ना, पुष्यगुप्त के द्वारा। पुष्यगुप्त कौन था, तो ये था सौराष्ट्र का गवर्नर, है ना। तो आपसे प्रश्न कई तरीके से तोड़ करके पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश में कराया गया, किस शासक के द्वारा कराया गया, शासक ने किसके द्वारा कराया, वो कौन था, समझ गए ना, ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। अब हम लोग अगर चर्चा करें तो इनके पुनर्निर्माण की चर्चा हम लोग करते हैं, पुनर्निर्माण, है ना, रिकंस्ट्रक्शन की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए ये क्या होगा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे 3 वंश आपको दिखाई देते हैं। देखिए पहला है मौर्य वंश, राइट है ना, पहला है मौर्य वंश, दूसरा आपका जो है वो है शक वंश, राइट है ना, शक वंश, तीसरा है गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश। और अगर हम लोग कहें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, अभिलेख, तो अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जूनागढ़ एक प्लेस है जहां पे एक अभी वर्तमान में कहा जाए जूनागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहां से इसको पाया गया है ना, मैंने इसको देखा है जाकर के वहां पे, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, इन्हीं अभिलेखों से तीनों के अभिलेख हैं, राइट है ना, मौर्य वंश के हैं, शक वंश के हैं, गुप्त वंश के। अब आप कहेंगे सर शासक कौन थे, तो शासक देखिए ध्यान रखिएगा, शासक था यहाँ पे अशोक, ठीक है ना, यहाँ पे कौन हो जाएगा, रुद्रदामन फर्स्ट, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो स्कंद गुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन्होंने किसके माध्यम से कराया, ठीक है ना, किसके माध्यम से कराया, ठीक है। तो जो अशोक थे इन्होंने तुषास्य, है ना, तुषास्य, कॉमा ये रखना है तुषास्य के बारे में कि वो कौन था, सौराष्ट्र का गवर्नर था। इसने कराया सुविशाख, है ना, सुविशाख, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने कराया पर्णदत्त के माध्यम से, है ना, पर्णदत्त या चक्रपालित, है ना, चक्रपालित, पर्णदत्त या चक्रपालित के माध्यम से इन्होंने क्या कराया, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया। तो अब आपसे दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील से कौन कौन से लोग संबंधित हैं, राइट है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील से कौन से लोग रिलेट करते हैं, कौन से शासक रिलेट करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि यहाँ देखिए ये कौन कौन से वंश थे, मौर्य वंश, शक वंश, गुप्त वंश, राइट है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है, क्लियरिटी है, ठीक है। देन आप देखें कौन कौन से अभिलेख थे, तो अभिलेख इज कॉमन, राइट है ना, इंस्क्रिप्शन इज ए कॉमन बट किंग इज ए चेंज, राइट है ना। अब आपसे पूछा जाएगा अशोक है, सुदर्शन है, रुद्रदामन फर्स्ट है, यहाँ देखिए रुद्रदामन द्वितीय कर देगा, मामला चेंज, समझ गए ना। इतना छोटा छोटा माइनर आपको लेके चलना है। और दूसरा आप देख रहे हैं स्कंदगुप्त, प्लस आप देख रहे हैं तुषास्य है, सुविशाख है और चक्रपालित या पर्णदत्त। देखिए चक्रपालित जो है, पर्णदत्त जो है चक्रपालित का पुत्र था जिसने डायरेक्टली इंटरफेयर किया था रिकंस्ट्रक्शन में, किसका, है ना, ये सुदर्शन झील का। अब आपसे प्रश्न पूछाता है कि भाई, है ना, इसको क्यों बनाया गया था, है ना, सुदर्शन झील का निर्माण क्यों कराया गया था। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो 2 थे, एक तो पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पेयजल के लिए, ठीक है ना, और दूसरा क्या था, सिंचाई, इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको बनाया गया था सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, राइट है ना। तो इसको 2 तरीके से रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं कि क्या इतना कुछ जानने के बाद अगर मैं मेंस में एक प्रश्न आपको देता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन, है ना, टू नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो क्या आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन के बेस पे ही हम इतिहास को जान रहे हैं, हमने इतिहास को जानना शुरू किया, समझ गए ना। अगर इन्हीं इंस्क्रिप्शन से जो प्रमाणित हैं, आज भी इनका साक्ष्य हमारे सामने हूबहू वैसे ही मौजूद है जैसा कि हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। तो ये किंवदंतियां नहीं है, ये इमेजिनरीज नहीं है, समझ गए ना। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, अभिलेखों के माध्यम से। तो ये अभिलेखों का हमारे इतिहास में महत्व है, ठीक है, कि अभिलेख ना होते तो हम वास्तविक इतिहास को न जान पाते। मेंस में कई बार प्रश्न आया है, यूपीपीसीएस के मेंस में, तो आप उन्हें देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनको अगर इस तथ्य के रूप में अगर आप लिखते हैं तो आप नंबर भी अच्छा पाते हैं,
चलिए अगला देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेख। अगर जैसे हम आपसे चर्चा करें, एक हम आपको देते हैं भूमिदान के बारे में, राइट है ना, भूमिदान, ठीक है ना, भूमिदान, और एक शब्द आता है आपका ग्रामदान, ठीक है ना, ग्रामदान। इनके बीच में क्या अंतर था और किन अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो लगातार यूपीएससी में भी पूछा गया है आपके साथ में और पीएससी में भी कई बार आया है। तो चलिए अब बताइए, लैंड डोनेट सिस्टम पहली बार हमें किस इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है, ठीक है। पहली बात तो किस वंश में लैंड डोनेट सिस्टम शुरू हुआ, जिसे हम आगे चलकर फेडरलिज्म में जानते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि वो किस में चला जाता, सॉरी फेडरलिज्म कह रहा हूँ आपसे, फ्यूडलिज्म में, ठीक है। वो कहाँ पे क्या चेंज है, सामंतवाद में बढ़ जाता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं सामंतवाद क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं सामंतवाद के बारे में, ठीक है। सामंतवाद जिसे हम फ्यूडलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। सामंतवाद का जो उदय हुआ सबसे पहले वो शक वंश में हुआ, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, ये बहुत प्रामाणिकता के साथ नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सातवाहन जो ये है सामंतवाद है, इसका प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो है सातवाहन वंश में, है ना। सातवाहन वंश में इसका प्रथम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। दूसरा जो आपका साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है, सबसे शीर्ष पे कहाँ पहुंच जाता है, तो गुप्त वंश में, है ना। गुप्त वंश में सबसे शीर्ष पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, पीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो सामंतवाद क्या है, देखिए सामंतवाद की शुरुआत, ये जो इसका प्रमाण है ये कहाँ से मिलता है, सातवाहन से, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है, सातवाहन वंश से मिलता है इसका प्रमाण, ठीक है। और सातवाहन वंश की एक शासक हैं जिनका नाम है सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है ना। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम है नागनिका, नागनिका, ठीक है ना। नागनिका ने कहां पे, नासिक में, ठीक है, कहां पे, नासिक में, है ना। कहां पे, नाना घाट में, नाना घाट में, ठीक है ना, एक लेख लिखाया जिसे नासिक का नाना घाट का नागनिका अभिलेख कहा जाता है। कोरिलेट करिएगा आप सभी, हमने क्या कहा, नासिक के नाना घाट में नागनिका का अभिलेख कहा जाता है, जिसमें पहली बार लैंड डोनेट सिस्टम का एविडेंस मिलता है ना। फर्स्ट लैंड डोनेट एविडेंस इन वेयर, है ना, बाई कहा जाए एज ए प्लेस कहा जाए नासिक, वो कहा जाए क्राउन कहा जाए तो क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश हो जाएगा। शासक कहा जाए तो सातकर्णी प्रथम हो जाएगा, डायरेक्टली कहा जाए तो नागनिका हो जाएगी, ठीक है। यहां से मिलता है, ठीक है। तो ये तो एविडेंस हो गया। देन सेकंड अगर हम लोग कहें ग्रामदान, ग्रामदान की बात कहां से मिलती है, तो ग्रामदान की जानकारी हमें मिलती है गुप्त वंश में, राइट है ना। गुप्त वंश में हमें ग्रामदान की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश में कहा, एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी अभिलेख, राइट है ना, भीतरी इंस्क्रिप्शन, भीतरी अभिलेख, ठीक है। भीतरी अभिलेख है जहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख कहां पे है दोस्तों, गाजीपुर में है ना, गाजीपुर में। ये यूपी में है, तो यूपी स्पेशल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, गाजीपुर में ये पड़ता है। यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो अभिलेख में पहली बार भूमिदान की चर्चा, ग्रामदान की चर्चा मिली है। पहली बार ग्रामदान की चर्चा यहां से मिलती है ना। विलेज डोनेट किया जाता है, कंप्लीटली एक विलेज जो है वो डोनेट करने की बात यहां से प्रामाणिकता के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न जो यूपीएससी ने पूछा है वो थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। यूपीएससी इस पे थोड़ा सा एक कदम और चल के पूछती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, है ना, लैंड डोनेट एंड विलेज डोनेट सिस्टम, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों का एक लॉजिकली अंतर आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं ये प्लेस है पर्टिकुलर जिसे हम कहेंगे लैंड डोनेट की बात कर रहा है, ठीक है ना, और ये प्लेस है पर्टिकुलर जिसे हम कहेंगे ये विलेज डोनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये डिफाइन किसको किया जाता था, ये था ऑफिसर्स को, राइट है ना, ऑफिसर्स को इसको डिफाइन दिया जाता था, ठीक है। ये जो काम करने वाले ऑफिसर्स होते थे या कर्मचारी होते थे, उन्हें ये चीज प्रोवाइड कराई जाती थी। तो यहाँ पे जो था ये लैंड का है ना ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाए, ट्रांसफर्ड पावर इनके पास में नहीं थी। ऑफिसर्स के पास में लैंड ट्रांसफर करने की पावर नहीं थी। देखिए लैंड होगा तो नीचे भी आप देखेंगे मिनरल्स भी हो सकते हैं ना, लैंड में हो सकता है ना, नीचे मिनरल्स आ जाएंगे मान के चलिए, हम देखेंगे यहाँ, तो ये इनकी भी पावर, इनको मिनरल्स जो भी होते थे इनकी पावर, सोना चांदी हीरे जवाहरात कोयला लोहा कुछ भी मिल सकता है ना नीचे, तो इनको इसकी पावर परमिशन नहीं थी, राइट है ना। तीसरा क्या था, इनको हेरिडिटिक है ना वंशानुगत ट्रांसफर करने की पावर
नहीं थी, वंशानुगत अधिकार नहीं था। ये जस्ट लाइक एज अ अपने ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स जब होते थे तभी ये इसको कैप्चर कर सकते थे, इस पे एक्वायर कर सकते थे, लेकिन इसके सिवा इनका राइट नहीं था। तो एक्चुअली कहा जाए तो इनका राइट किस पे था? सिर्फ प्रोडक्शन पे, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते थे कि ये टैक्स फ्री लैंड थे, है ना, टैक्स फ्री लैंड थी, क्योंकि ये ऑफिसर्स को दिया जाता था किसके अकॉर्डिंग? पेमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता था, एज अ पेमेंट इनको प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो पेमेंट पे एक नॉमिनल टैक्स लगाया जाता था जो इनको निःशुल्क के रूप में दिया जाता था, लेकिन जमीन पे अधिकार नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग विलेज डोनेट में आए और गुप्त काल में देखें तो गुप्त काल के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो फ्यूडलिज्म ही है ना, वो सामंतवाद ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रांसफर पावर मिल जाता है, यहाँ पे हम देखेंगे मिनरल्स पे पावर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे हेरिडेटिक पावर मिल जाता है। देन यहाँ पे क्या हो जाता है? आर्म्स पावर मिल जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सैनिक रखने की शक्ति मिल जाती है, समझ गए? सैनिक रखने की शक्ति मिल जाती है। तो जैसे ही जैसे ही गुप्ताज पीरियड में जो शासक कमजोर होगा तो ये जो सामंत होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और अपनी मोनोपोली के थ्रू अपने आप को क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंट कर लेंगे। और यही कारण था कि गुप्तों के बाद आपने किसी भी बड़े साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा है। भारत के इतिहास के अंतर्गत मगध का इतिहास जो समाप्त हो जाता है वो गुप्तों के बाद समाप्त हो जाता है, और गुप्तों के बाद जो मगध नामक राजधानी थी वो शिफ्ट हो जाती है एक छोटी सी राजधानी में, जिसे हम कभी थानेश्वर कहते हैं तो कभी कन्नौज कहते हैं, समझ गए ना। और यहाँ से आप देखे होंगे राजपूत राजाओं का उदय हो जाता है जो छोटे छोटे राजवंशों के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो चौहान हो, चालुक्य हो, ठीक है। ये जितने भी आप साउथ इंडिया डेवलपमेंट आप देखते हैं, राजपूत वंश देखते हैं, उसका उदय का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये सभी गुप्तों के सामंत थे, समझ गए ना। ये सभी कौन थे? गुप्तों के सामंत थे। तो अब आपको एक चीज फिर से मैं यहाँ रिकॉल करूंगा, क्या अभिलेख मदद करते हैं आपको इतिहास जानने में? ठीक है, क्या इतिहास जानने में अभिलेखों का इंपॉर्टेंस है? अगर अभिलेखों में इस तरीके की बातें नहीं लिखी हो गई होती तो क्या ये वास्तविक यथार्थ हम जान पाते? जी नहीं। तो इसीलिए अभिलेखों का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। अब थोड़े से कुछ अभिलेख और हैं, जैसे अगर हम लोग चर्चा करें तो एक अभिलेख आप और सुनते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख, है ना, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति। देखिए इसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम है हरिशेन, ठीक है ना, हरिशेन, जो राजकवि थे, किसके राजकवि थे, है ना, कोर्टियस थे, एज ए पोएट थे, किसके? समुद्रगुप्त के, समझ गए ना, समुद्रगुप्त के, ठीक है, समुद्रगुप्त के ये राज दरबारी थे, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना की और इसका मतलब था प्रयाग। प्रयाग का मतलब है वर्तमान का जो प्रयागराज है वही। प्रशस्ति का मतलब होता है फॉर हैप्पीनेस, है ना, प्रशंसा करने के लिए, ठीक है ना, प्रशंसा करने के लिए, ठीक है। ये लेख लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि ये जो लिखा इन्होंने, ये लिखा चंपू शैली में, ठीक है ना, चंपू स्टाइल में। कई बार पूछा गया है चंपू शैली। चंपू शैली क्या है? प्रोज एंड पोइट्री, है ना, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा। जैसे आज हम लोग किताबें लिखते हैं, कविता श्लोक्स लिखते हैं, उसके नीचे हम उसका जो व्याख्या लिखते हैं वो पद्य में लिख देते हैं, तो वो प्रोज एंड पोइट्री में लिखा गया, ये पहला प्रमाण माना जाता है। देन इसमें क्या लिखा इन्होंने? इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया, है ना, विक्ट्री एविडेंस ऑफ द समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया। विजयों का उल्लेख करते समय इन्होंने बताया कि जो यूपीएससी में प्रश्न आया है, इन्होंने कहा कि जो समुद्रगुप्त हैं वह उत्तर की ओर 9 राज्य और दक्षिण की ओर 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करते हैं, समझ गए ना। कहाँ? तो यह दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर की ओर कितने? 9 राज्य और दक्षिण की ओर 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसके बारे में ये जानकारी देते हैं। तो इन्हीं कहानी को कहा जाता है, उत्तर की ओर जो विजय है उसको कहा जाता है धरणविंध कहा जाता है, और नीचे की विजय को कहा जाता है प्रसबोधरण कहा जाता है। और एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, राय चौधरी नामक इतिहासकार हैं, जिन्होंने दक्षिण की विजय को धर्म विजय कहा, है ना, दक्षिण की विजय को रिलीजियस विक्ट्री कहा, धर्म विजय कहा, ठीक है। जब हम लोग समुद्रगुप्त के पैटर्न में आएंगे तो उसमें हम लोग इस सब चीज़ों को ज़्यादा व्याख्यायित करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर एक अभिलेख और हम लोग देखें तो एक अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एहोल का अभिलेख, है ना, एहोल अभिलेख, ठीक है ना, एहोल अभिलेख। देखिए एहोल अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति ने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है। तो रवि कीर्ति कौन थे? तो ये थे चालुक्य वंश के शासक, ठीक है, चालुक्य वंश के शासक, जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, है ना, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी तुलना, रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास से की है ना, कालिदास और भैरवी से की है, ठीक है ना, भैरव से की है।
ठीक है। और इस अगर कहा जाए तो ऐहोल अभिलेख का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट हम लोग कहें, वो क्या है कि हर्षवर्धन के दक्षिण विजय को विफल करने का साक्ष्य मिलता है, राइट है ना। एक तरीके से कहा जाए तो विक्ट्री एविडेंस ऑफ द पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है, अगेंस्ट द हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के विरोध में किसकी विजय का वर्णन करता है? पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन करता है। कहा यह जाता है कि विंध्य की पर्वतमालाओं में जब ये बढ़ने लगे, क्योंकि विंध्य का पर्वत मतलब उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर जब हर्षवर्धन अपनी चढ़ाई चढ़ करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो विंध्य के पर्वत को पार नहीं करने देता है कौन? चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय, और उन्हें पराजित कर देता है, जिससे हर्षवर्धन शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे? उत्तर में ही रह जाते हैं, दक्षिण में वो कभी राज्य जीतने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाए। तो इसके बारे में जानकारियां जो प्राप्त होती हैं ये अभिलेखों के माध्यम से होती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो टू नो अबाउट द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एक तरीके से मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शन का क्या इस्तेमाल है। बहुत सारे और हैं, जैसे सुई बिहार का लेख है, गद्दे भर तख्ते बही का अभिलेख है, और बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन अगर जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको बताया। अगर अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कॉइन, ठीक है, टू नो अबाउट योर हिस्ट्री। तो आप ध्यान रखिए, बहुत शॉर्ट में अगर हम लोग के चलें तो ओरिजिन ऑफ कॉइन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वेयर इज अ कॉइन, ठीक है, इन फर्स्ट टाइम आवर हिस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टोन एज से हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि स्टोन एज को हम लोग देखते हैं 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें अर्ली स्टोन एज है, मिडिल स्टोन एज है और न्यूलिथिक एज है। तो हम लोग इसको बोलते हैं पैलोलिथिक एज, ठीक है, जिसे पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोलते हैं, जिसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज बोलते हैं, जिसे हम लोग नव पाषाण काल के रूप में जानते हैं। तो चलिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पे सिक्का नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिक्का नहीं था, क्यों नहीं था इसको भी जान लेते हैं। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा है। बांटा कैसा है? लोअर है, मिडिल है और अपर है, राइट है ना। लोअर, मिडिल, अपर 3 भागों में बांटा गया। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें कुछ नहीं है, कभी कभी लंबी क्लासेस में हम लोग इसको घंटों भर में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कहें तो इसका मिनट भर में आंसर निकालने का सीधा सीक्वेंस ये है कि यही मिडिल अर्ली स्टोन एज है जहाँ पर फायर की खोज की गई थी। समझ गए ना। हम गलती क्या कर देते हैं, हम उसे मध्य पाषाण काल में मान लेते हैं, हम लोग उसको यहाँ मान लेते हैं। जी नहीं, ये गलत है। अगर हम लोग देखें तो ये वास्तविकता में कहाँ पे मिला था? मिडिल अर्ली स्टोन एज में, मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आग की खोज मानी जाती है, जिसे फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन एंसेंट हिस्ट्री कहा जाता है ना। प्रथम क्रांति कही जाती है किसे? भारतीय इतिहास की, प्राचीन इतिहास की पहली क्रांति माना जाता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में 3 क्रांतियां हैं। पहली क्रांति जो है वो आपकी है फायर, है ना, और दूसरी क्रांति है जो आपका नव पाषाण काल में है वो है व्हील, और थर्ड रेवोल्यूशन इज आयरन, जो लेटर वैदिक काल में पाया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं, है ना। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहला है फायर, दूसरा है व्हील और तीसरा है आपका आयरन, ठीक है ना, लोहा है। ये 3 क्रांतियां इतिहास की मानी जाती हैं। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस पूरे टाइम पीरियड में होमो इरेक्टस जो हैं, जिनके पास मानव जैसा शरीर तो तैयार हो रहा था, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं थी, क्योंकि अभी भी वो चौपाया चल रहे थे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे थे। लेकिन फिर भी कहा जाए तो जानवरों से कुछ बेटर हो गए थे। इस पद्धति में होमो इरेक्टस को माना जाता है, क्योंकि एक आदिमानव जानवर, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग किस में आते हैं? एनिमिलिया ग्रुप में आते हैं, समझ गए ना। हम जो मनुष्य है वो किस ग्रुप में आता है? एनिमिलियाज में आता है। तो एनिमिलिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो होमो इरेक्टस जो पहला ऐसा मनुष्य था जो मनुष्य के रूप का दिखाई, एज अ ह्यूमन, बट इट इज मतलब दिस इज नॉट अ एज ए ह्यूमन। समझ गए ना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन और देखा जाए पशु और मनुष्य के बीच का जो बेसिकली साइंटिफिक डिफरेंस है वो है यूज ऑफ माइंड का। समझ गए ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ होमो इरेक्टस जो है वो इस पीरियड में आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें अपर अर्ली स्टोन एज में, तो यहाँ पे एक और मिलता है होमो सेम्पियंस, जिसे हम अपना ओल्डेस्ट क्या मानते हैं? द डेवलप इंटेलेक्चुअल पर्सन मानते हैं, राइट है ना। तो क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यूज ऑफ माइंड। आप वैसे भी ध्यान रखिएगा कैसे इनका विस्तार हुआ। अगर लॉजिकली हम लोग देखें कि वाई द कंडीशंस की ये डेवलप कर गया और ये डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। देखिए जैसे फायर है, यहीं आग जल रही है, ठीक है ना, आग यहाँ पे जल रही है, और इस आग में एक जानवर प्रवृत्ति का है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और एक मनुष्य जिसके पास दिमाग है वह दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस आग में जल के मरेगा कौन?
और उस मरे हुए जानवर का है ना पकवान के रूप में इस्तेमाल करेगा कौन, ठीक है ना। तो जो कहा जाए एफिशिएंसी, बॉडी एफिशिएंसी, ठीक है ना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब किधर बढ़ रहा है, ठीक है, ये इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा और इधर घटना शुरू हो जाएगा। तो इधर बढ़ना शुरू हो गया, इधर घटना शुरू हो गया, और जैसे जैसे लोगों की भूख बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके डिजायर्स बढ़ती जाती है। तो मनुष्य का विकास उसकी डिजायर से होता है। कोई भी मनुष्य वही मनुष्य विकसित कर सकता है जिसकी अपनी इच्छाएं हों, समझ गए ना। जो मनुष्य इच्छा विहीन है वह मनुष्य विकास नहीं कर सकता। अब इच्छा विहीन होना अपने आप में आप निर्माण समझते हैं तो संत के रूप में विकसित हो जाएंगे, महात्मा के रूप में विकसित हो जाएंगे, जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विकसित हो जाएंगे, क्योंकि इच्छाओं का अंत करना पूर्णतः सामान्य मनुष्य के बारे में, मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके अंदर इच्छाओं का उदय होना, डिजायर्स का आना, यहाँ कहीं न कहीं एक मनुष्य को विकसित बनाने जैसी परंपरा को जन्म देता है। दोस्तों यही कारण था कि आने वाले टाइम पीरियड जो हम देखते हैं मेसोलिथिक एज है, यहाँ एक डेवलपमेंट पाया गया, और जो मनुष्य था, जो ह्यूमन था, वो बहुत ही ज्यादा, है ना, वो क्या रहा, एम्बिशियस हुआ और मोटिवेटेड रहा। लेकिन इसके साथ कहा जाता है कि इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पर्टिकुलरली एक जगह रहने के बाद, एक जगह होने के बावजूद क्या होता है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को पहली बार नोमैडिक होना शुरू कर दिया, है ना, नोमैडिक होना शुरू कर दिया। अर्थात नोमैडिक का मतलब होता है स्थानांतरित होना, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। अगर हम आपसे पूछते हैं कि पहली बार ये मनुष्य ने कब किया, तो आपका आंसर होना चाहिए मेसोलिथिक एज में या मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। जब ये नोमैडिक होते हैं तो आप आंसर दीजिए कि क्या ये एक साथ नोमैडिक होंगे, क्या ये सिंगल बाय सिंगल या इंडिविजुअली होंगे, ठीक है। जब भी कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं या कंडीशंस आती हैं कि अभी यहाँ भूकंप का हल्का सा झटका लगे तो हम सभी एक साथ निकल के भागते हैं, समझ गए ना, और हमसे ज्यादा एक्यूरेसी से भागते हैं हमारे साथ जानवर, समझ गए ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एनिमल्स, है ना, एनिमल्स और ह्यूमंस ये दोनों एक साथ यहाँ से भागे, समझ गए ना, उस जगह को शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हम जानते हैं, तो शिफ्टिंग लाइफ स्टाइल भी हमारी है, अपने आप को सेव करने के लिए हम आप कहीं ना कहीं से शिफ्ट होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इस क्लास में अगर देखा जाए तो जो हम लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ एक जगह पे कलेक्ट हुए, राइट, है ना। तो ये लोग भी अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर जोन में ले जाने के लिए ये लोग नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक होते हैं तो इनका जो ये माइंडसेट होता है कि हम कहीं ऐसे प्लेस पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, हम राइट, समझ गए ना, सिक्योरिटी का लेवल हमारा हाई होगा जहां से हमें अच्छा प्रिकॉशंस मिल सकेगा। तो जस्ट लाइक द फर्स्ट प्रिकॉशन इज क्यू, राइट, है ना, एंड दिस इज लाइक एज अ हाउसिंग सिस्टम, समझ गए ना। ये पहला हाउसिंग सिस्टम था, इसीलिए हम लोग भीमबेटका पढ़ते हैं, है ना, भीमबेटका पढ़ते हैं। देखिए भीमबेटका जब आप पढ़ोगे तो ये तीनों जोन में दिखाई देता है, अर्ली स्टोन में भी दिखाई देता है, मिडिल स्टोन में भी दिखाई देता है, नियोलिथिक में भी दिखाई देता है, राइट, है ना। 1958 में इसकी खोज की गई, है ना, 1958 में वीडी वारारकर महोदय ने इसकी खोज की और 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, समझ गए ना। और यही भीमबेटका है जहां से 500 पेंटिंग एविडेंस मिलते हैं। क्या मिलता है ना, पेंटिंग एविडेंस मिलता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन, है ना। और जब मनुष्य एक इमेजिनेशन लेना शुरू कर देता है तो जस्ट लाइक एज योर, मतलब कि आप अपने माइंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। आप जब इमेजिनेशन क्रिएट करना शुरू करते हो तो आपका इसका मतलब होता है अपने माइंड का एक्सट्रीम लेवल आप ले रहे हो, क्योंकि कोई चित्रकार जो होता है वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान होता है, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा उसके अंदर विचारधाराएं होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एविडेंस, है ना, टू यूज ऑफ द माइंड, ठीक है। सबसे पहली बार दिमाग को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले जो लोग थे वो यहाँ पे आ जाते हैं, और 500 पेंटिंग एविडेंस, है ना, इन भीमबेटका केव, राइट है, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाया जाता है ना। तो यहाँ से इसका एविडेंस मिलता है, और जो हमने आपको बताया कि 2003 में से यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया। ये पहला घर था हम जैसे मनुष्यों का, ठीक है। अब थोड़ा सा कल्पना करें, ये वही घर था जहाँ पे एक, है ना, मेल और एक फीमेल के बीच में इंटरेक्शन होता है, और वो इंटरेक्शन जो एनिमल्स के रिलेशन से थोड़ा सा अपर जोन में जाता है, और इनके बीच में जो, है ना, एक बी नाम का बॉयज आता है या बेबी आता है, ठीक है, इसके प्रति जो इनके अंदर इमोशंस आता है ना, इट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड टू नो अबाउट यू जस्ट लाइक एज अ ह्यूमन, ठीक है। मनुष्य होने का सबसे अच्छा प्रमाण यही है कि आपके अंदर संवेदना है कि नहीं। मनुष्य होना वही निर्धारित होता है जहां मानवता होती है। आप में मानवता नहीं है तो लोग हमें क्या कहते हैं,
हैं, है ना, राक्षस कहते हैं या दानव कह देते हैं, हमें मनुष्य कहना, मनुष्य के स्वरूप को भी मनुष्य स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक इमोशन आता है कि अटैचमेंट, अटैचमेंट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, फॉर द फिजिकल वर्ड्स। हम कहते हैं कि हमारा एक दूसरे से लगाव हो जाता है, अटैच्ड हो जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मनुष्य पहली बार अटैच्ड हो गया। अब देखिए ये सब सारे वर्ड जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि संवेदना का उदय कब हुआ, परिवार का उदय कब हो जाता है, हम इंटरकनेक्टेड होने लगे, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली। अब यहीं पे पहली बार परिवार शब्द की उत्पत्ति हो गई। पहली बार हम एक इंडिविजुअल पर्सन, जहाँ पे होमो सेपियंस बने थे, वहां से हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हम फैमिली में शिफ्ट हो जा रहे हैं। फैमिली से हमारी नीड्स होने लगी। अब हमारी क्या होने लगा, यहाँ पे यही हो गया कि जो मेल होगा वो आउटसाइडर हो जाएगा, और जो फीमेल होगी वो इनसाइडेड हो जाएगी, अर्थात अब वो बाहर का काम वो देखेगा और घर में बाल बच्चों का काम ये देखेगा। यहाँ पे फर्स्ट वर्किंग क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी हमें यहाँ पे जस्टिफाई होने लगा। आज भी हम अपने समाज में इसकी वरीयता देते हैं। कितने से कितने हाई एम्बिशियस लेडी क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो हाउस वाइफ बनने में ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं, ठीक है। और उनके ऊपर अगर जिस घर में हाउस वाइफ अच्छी मैनेजमेंट की नहीं होती हैं, वो घर भी बहुत अच्छा नहीं बनाया जा सकता। शायद ये प्राचीन परंपराओं से चली आ रही इन व्यवस्थाओं ने हमें सिखाने का प्रयास किया है। इतिहास के इन पहलुओं से हम आज अपने समाज को भी मजबूत बनाने का प्रयास आज भी हमेशा करते हैं। तो दोस्तों एक तो ये व्यवस्था होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी। देखिए अगर हम लोग जीवन में देखें तो तीन चीज़ों की बहुत महती आवश्यकता पड़ती है। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सुरक्षा, ठीक है ना, दूसरा भोजन, ठीक है ना, और तीसरा होती है आवास या अस्त्र, है ना, अस्त्र, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सुरक्षा के रूप में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। अभी तक जो हम लोग टूल्स यूज कर रहे थे, अगर हम लोग पूरी बात करें, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत टूल्स की बात करें, तो यहाँ पे एक टूल्स था पेबुल, है ना, पेबुल नामक टूल्स। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, व्हाट इज द पेबुल। पेबुल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और यहाँ पे कोई एक स्पेशल प्रकार का पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है ना। वो पत्थर क्या हो जाता है, नदी के घर्षण से धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो धीरे धीरे करते करते शार्प हो जाता है और नदी का जो ये पत्थर इस तरीके से नुकीला हो जाता है, ठीक है। इसे हम पेबुल कहते हैं, है ना। जब हम देखते हैं रिवर के फ्रैक्शन से, ठीक है, कोई पत्थर जो होता है, कोई स्टोन जो होता है वो बहुत ही शार्प हो जाता है, तो उस शार्प टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेबुल बोलते हैं, राइट, है ना। लेकिन ये पेबुल से आगे निकल करके हम कहाँ पहुंचे, जब हम लोग मध्यपुरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं, तो मध्यपुरा पाषाण काल के अंतर्गत हड्डी के औजार मिलने लगे, बोन्स टूल्स मिलने लगे, है ना, बोन्स टूल्स मिलने लगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जाएगा सर आप ये बताएं कि बोन्स के टूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों बोन्स के टूल्स सबसे पहली बात अगर कहा जाए तो आप ही के नजदीक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, है ना, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, ठीक है, बोन्स के टूल। जहां दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, एक प्लेसेस है आपका, है ना, महदहा और एक है सराय नाहर, ठीक है ना, सराय नाहर, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक प्लेस है दमदमा जो यहीं पे है, दमदमा, महदहा और सराय नाहर। लेकिन दमदमा जो प्लेस है वो एक्सेस पाए जाते हैं, वहां राख पाई जाती है, समझ गए ना। वहां पे कहा जाए तो एक तरीके से सिमेट्री सिस्टम पाया जाता है। लगभग 54 बॉडीज, डेड बॉडीज एक ही जगह पे वहां पे दफनाई गई हैं, उनके हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है ना, बोन्स टूल्स नहीं मिले हुए हैं, राइट, है ना। बट हम अगर बोन्स टूल्स की बात करेंगे तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट प्लेस, महदहा एंड सराय नाहर इज टू इंपॉर्टेंट प्लेस in UP in Pratapgarh district to know about the bones tools in our history, ठीक है। और वो भी किस पार्ट में हम लोग देखेंगे, मेसोलिथिक पार्ट में हमें यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। उत्सुक है दोस्तों। अगर अगली जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करें तो वो है पोस्टोरल इकोनॉमी के बारे में, पशुपालन के बारे में हमें सबसे पहली जानकारी कहाँ मिलती है। तो पशुपालन के बारे में भी अगर हम लोग जानकारी दें तो वो भी मध्यपुरा पाषाण काल की ही बात है, ठीक है। पहली बार मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया, क्योंकि जब वो गुफाओं में भागता है, साथ में यहाँ पे गुफा में शिफ्ट होता है, ठीक है, तो जब गुफा में जाता है तो उसके साथ में पशु भी भागते हैं। तो सबसे पहला जो नोमैडिक पशु था, नोमैडिक, है ना, पेट एनिमल्स, तो वो था डॉग, समझ गए ना। कुछ किताबें एनसीईआरटी वगैरह में बकरी वगैरह लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट अ ट्रू, है ना। अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू कमीशन एक्सेप्ट द आंसर ऑफ डॉग, राइट, है ना। डॉग इज द फर्स्ट पेट एनिमल्स, जस्ट लाइक एज आज भी हम देखते हैं, इट्स मतलब दिस इज वेरी लवली एनिमल्स फॉर द ह्यूमन, ठीक है।
जहाँ हम आप नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ है ना डॉगी सैर कर रहा होता है, ठीक है, तो कभी कभी देख के लगता है कि है ना कलयुग में इंसान से ज़्यादा तो कुत्ते मौज कट रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि हम जब रिसर्च करते हैं तो बड़ी बड़ी मिसाइल, बड़ी बड़ी है ना अंतरिक्ष में भी हम भेजने का काम इन्हीं को कर देते हैं कि पहले तुम घूम करके आओ, ठीक है। और क्यों? क्योंकि एक कहा जाए कि एक तरीके से ये फिजिकल सायरन देते हैं, हमें फिजिकल सायरन देते हैं टू नो अबाउट द है ना इमरजेंसी जो भी हमारे यहाँ समस्याएं आती हैं, आपातकाल की स्थिति आती हैं, वो डॉग एक तरीके से एज ए सायरन हमें इन्फॉर्म करते हैं। इनके अंदर संवेदन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम शुरू से ही पशुओं के पालक बन जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे थाइमेडेकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द फिलॉसफी, ठीक है। वो कहता है कि अगर पशुओं को बुद्धि का इस्तेमाल करना आता है तो हम उनके देवता हमारे देवता से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, समझ गए ना। बट उन्हें हम अपना देवता बनाना नहीं आया, क्योंकि वो उतने बुद्धिमान नहीं थे कि अपना देवता बना सकें, इसलिए हम उन पे सवारी करते हैं। आप देखें दुर्गा माँ को देखें तो शेर पे बैठी हुई हैं, और आप शंकर जी को देखें तो सांप लपेट के बैठे हुए हैं, ठीक है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता के साथ किसी न किसी पशु को संलग्न किया गया है, यही प्रकृतिवाद है, ठीक है। कि बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन जो है वो सात्विक नहीं बनाया जा सकता, उसे सुलभ नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे चाहे धर्म हो, ग्रंथ हो, जितनी भी चीजें हो, वह प्रकृतिवाद को मानते हैं। इवन सांख्यवाद का जो दर्शन कहता है वो संसार की उत्पत्ति भी है ना, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड जो कहता है वो भी प्रकृतिवाद से ही मानता है कि प्रकृति ही संसार की उत्पत्ति करता है, गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, जो अदृश्य है हम कैसे माने। लेकिन हवा को बंद कर दीजिए, पानी को बंद कर दीजिए, या कहा जाए क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों को हटा दीजिए, फिर बना लीजिए ईश्वर के अंदर क्षमता हो तो यहाँ पे ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है इन तत्वों में। जैसे चार दर्शन है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सांख्य दर्शन और चारवाक दर्शन, ये चार धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर की उपस्थिति को संसार में ईश्वर के एग्जिस्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सांख्य रिलीजन है, और आपका चारवाक दर्शन है जो इनको नहीं मानते। दोस्तों देखिए पशुपालन के बारे में जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो पशुपालन के बारे में आपको देखिए, ये आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है एमपी, दूसरा है राजस्थान, ठीक है ना। एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद, ठीक है। और होशंगाबाद में एक प्लेस है आदमगढ़, है ना, आदमगढ़ इज इंपॉर्टेंट प्लेस। देखिए बार बार यही पूछा गया है, बट अभी डिस्ट्रिक्ट पूछने लगा है होशंगाबाद। अगर स्टेट आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश। देन राजस्थान में है ना डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ एक प्लेस है बागौर, ठीक है ना, बागौर, जहां से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम एविडेंस मिलते हैं, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द पास्टोरल सिस्टम इन हिस्ट्री, है ना। इट इज टू इंपॉर्टेंट स्टेट, ठीक है, एमपी एंड राजस्थान इज टू इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद एंड भीलवाड़ा, एंड पर्टिकुलरली प्लेसेस आदमगढ़ एंड बागौर, यहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, राइट। बट नो एनी एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द टाइम, ठीक है, हमें कृषि का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। द लास्ट स्टेप अगर हम लोग देखें इसके बाद में तो वो आता है नवपाषाण काल का, ठीक है, नवपाषाण काल का। तो दोस्तों नवपाषाण काल इसे इसलिए कहा, एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड, है ना, गार्डन चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, गार्डन चाइल्ड, राइट, है ना, गार्डन चाइल्ड। आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत तेज तो नहीं हो रहा, क्लियर है आपको, है ना, गार्डन चाइल्ड। और इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, समझ गए ना, आप जंप करेंगे, है ना, क्वेश्चन देखेंगे अब जंप करते चले जाएंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं टू द पॉइंट। हाँ फ्लैग कल्चर में आता है, राइट, फ्लैग कल्चर में आता है, ओके, फ्लैग कल्चर में आता है। अगर कोई और डाउट हो तो आप लोग यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का काल कहा, रिवोल्यूशनरीज टाइम कहा, क्रांति काल कहा, है ना, क्रांति का काल। क्यों कहा इसे क्रांति का काल? क्योंकि जो आज हम लोग मनुष्य है ना, इसकी जो पहली कहानी हमें पहली बार बताई गई या समझाई गई या इसका प्रमाण जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। देखें गार्डन चाइल्ड इस बात को बताते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से देखें न्यू पेज में देखते हैं क्रांति का काल, है ना, इसी को जस्टिफाई कर लेते हैं क्रांति काल को, है ना, रिवोल्यूशनरीज टाइम को हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एग्रीकल्चर का, है ना, सबसे पहली बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। क्योंकि आज हम लोग कहें द बेस ऑफ आवर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, राइट, है ना। अगर हम पूरी बात कहें, अगर हमारी इकोनॉमी का बेस देखा जाए, अगर लाइफ का बेस देखा जाए तो क्या है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अभी हमारे पास पॉपुलेशन कम,
ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा, राइट है ना। अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन कम और प्रोडक्शन ज्यादा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि एक राइट टाइम के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, राइट है ना, सरप्लस हो जाएगा। और सरप्लस को हिंदी में बोलते हैं अधिशेष, अधिशेष है ना, बचत, अधिशेष हो जाएगी। अब सरप्लस को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सरप्लस, ठीक है, सरप्लस। अब आपको ये दिमाग में ये मैप रखना पड़ेगा, ठीक है, ये मैप रखना पड़ेगा। हम लोग इंडिया को देखें, अगर हम लोग देखते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट के पैटर्न पे अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखें, तो क्या एवरी एरिया का लैंड फर्टिलिटी इक्वल है, ठीक है, नहीं है ना। अच्छा, हर जगह हम हर चीजें उपजा नहीं सकते, ठीक है, सही चीजें। तो यहाँ पे कहा जाए कि प्रॉपर ग्रेन्स जो हम यूज करते हैं, डेली बेसिस यूज करते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई का चेन जो है वो पहली बार, है ना, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कहाँ स्टार्ट हो जाता है, वो नवपाषाण काल के अंतर्गत स्टार्ट हो जाता है। और आप एक चीज को समझें, जैसे डिमांड है और सप्लाई है ना, फिर डिमांड है फिर सप्लाई है, ठीक है, फिर डिमांड है फिर सप्लाई है, इस तरीके से इस चैन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अगर जिस अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई खत्म हो जाती है, वो अर्थव्यवस्था थोड़ी दिन बाद अपने आप में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समझ गए ना। और जब डिमांड और सप्लाई प्रॉपर वे में बढ़ती जाती है तो वही अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे क्या होने लगा, ठीक है, इसी, अगर लग रहा हो आप लोग को बंद कर दें, ठीक है ना, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्थ के लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ के लोगों ने यहाँ से, और यहाँ के लोगों ने यहाँ पे डिमांड करनी शुरू कर दी। दोस्तों यही कारण था कि जो ग्रेन्स थे वो बहुत तेजी से फ्लो पकड़ने लगे, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे व्हील की खोज कर ली जाती है, पहिया बना दिया जाता है, पहिए की खोज कर ली जाती है, समझ गए ना, पहिया बन जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करने लगे, अपने बर्डन को बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट करने लगे, राइट है ना। ये इट इज अ सेकेंड रेवोल्यूशन, है ना, सेकेंड रेवोल्यूशन। अगर पहिया नहीं होता तो आज हम आप यहाँ पे इतनी टाइमली अवेलेबल नहीं होते, और आज पूरी दुनिया को हम इतनी नजदीक से देख नहीं पाते, समझ गए ना। आज पूरा दुनिया जो है ग्लोबल है, तो सिर्फ किस पे टिकी हुई है, इसी पहिए पे टिकी हुई है। पहिया हटा के देखिए, पूरी दुनिया स्थिर दिखाई देगी। पहिए की खोज को इसलिए क्रांति कहा गया। क्रांति सिर्फ इसलिए नहीं कि अनाज बेचने जा रहे हैं, हम सौदे करने जा रहे हैं, हमने अपनी संस्कृति का भी क्या किया, डेवलपमेंट किया। यहाँ पे रहने वाली संस्कृति के लोग जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे इन्होंने अपनी संस्कृति का डेवलपमेंट किया, यहाँ के लोगों से रिलेशन डेवलपमेंट किया। भाई यहाँ का लड़का, यहाँ का मेल, यहाँ की फीमेल, यहाँ का फीमेल, यहाँ का मेल इंटरकनेक्टेड हुए। अब भाषाई की विविधता भारत में दिखाई देने लगी, संस्कृति की विविधता भारत में दिखाई देने लगी, रूप रंग की विविधता भारत में दिखाई देने लगी, खान पकवान की विविधता भारत में दिखाई देने लगी। तो भारत एक विविधतापूर्ण राज्य है, इंडिया इज अ डाइवर्सिटिक कंट्री। ये हम कहें तो इसका हमारे इतिहास का प्रथम चरण में स्रोत जो मिलता है वो हमें न्यूलिथिक एज से मिलता है, राइट है ना, क्योंकि हम कल्चरल इतने इंटरेक्टेड हैं एक दूसरे से। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारा जो चारों डायरेक्शन है उनमें सब तरीके की अलग अलग चीज़ें प्रोडक्ट की जाती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, या चाहे कलर मेड हो, चाहे ग्रेन्स हो, या फ्लावर्स हो, या फ्रूट्स हो, या वुड्स हो, या हम कहें मीट्स हो, जो भी चीज़ें हैं वो हर जगह की अलग अलग इंपॉर्टेंट डिशेज हैं, हर तरीके के इंपॉर्टेंट मीनूज हैं, कल्चर्स हैं। हम उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का ओरिजिन शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्रांति में संस्कृति का काल कहां से माना जाता है, ठीक है ना। वेयर इज द फर्स्ट टाइम कल्चर डेवलप इन इंडिया, ठीक है, इन न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में कल्चर शब्द की उत्पत्ति होती है, संस्कृति शब्द की उत्पत्ति। संस्कृति क्या कहते हैं, संस्कृति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होते हुए आगे बढ़ती रहती है, और हर व्यक्ति की संस्कृति की एक महत्वपूर्ण, है ना, एक बेसिक विशेषता होती है, ठीक है, एक बेसिक साइलेंट फीचर होता है उसका, जो दूसरी संस्कृति से कुछ मामलों में अलग होती है, समझ गए। जैसे आपके गांव में किसी प्रोग्राम या नृत्य या त्यौहार को मनाने की परंपरा अलग होगी, और वही त्यौहार हम अपने गांव में अलग तरीके से मनाते हैं। आज भी हम इसे अलग तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या होता है, जब हम देखते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट शुरू होता है और एक दूसरे से ट्रांजिशन शुरू होता है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से सामान आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इन चारों लोगों के बीच के जो होगा दूरी होगी वो सेम हो जाएगी। यही प्लेस आगे चल के कहलाता है मार्केट, मार्केट, ठीक है ना। और मार्केट में अब डिफरेंट टाइप की जब चीजें आ जाएंगी तो डिमांड और सप्लाई के चेन से, आप देखिए इधर से डिमांड हो रही है, ठीक है, इधर से सप्लाई की जा रही है, ठीक है, इधर से डिमांड चला और इधर यहाँ पे सप्लाई हो गया। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बीच का मीडिएटर होगा वो क्या करेगा,
वो कहेगा कि हमें इस वस्तु को देने पे क्या प्राप्त होगा और हम आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेवलप द सिस्टम ऑफ बार्टर, है ना, बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो कहा जाए मार्केट विनिमय, लिक्विडिटी पहले फॉर्म में कब आई, तो बार्टर सिस्टम में आई इन कहां पे, हम लोग देख रहे हैं किस पार्ट में, नवपाषाण काल में बार्टर सिस्टम का उदय हो जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का उदय हो जाता है और यहां से बड़ी तेजी से व्यवस्था बदली। अब दोस्तों आपको सिर्फ कल्पना करनी है, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि पढ़ने के लिए थिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना, लर्निंग कैपेसिटी के साथ साथ थिंकिंग अगर आपके पास है तो दोनों को मर्ज करके कंपटीशन आसान हो सकता है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना, जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, डिमांड लेवल बढ़ेगा, तो क्या प्रोडक्शन सिर्फ ग्रेन्स में बढ़ेगा या पॉपुलेशन में भी आपको दिखाई देगा। अब आपको याद हो तो हमारे आपके दादाजी के 5-5 नहीं 8-8, 10-10, 12-12 संतानें होती थी। आज क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, हम अपनी प्रॉपर्टी, पहले क्या होता था, एक खेत है हमारे पास में 10 बीघे का खेत है, 50-50, 100-100 बीघे का खेत होता था, तो लोग 10-10, 12-12 एम्प्लॉय पैदा करते थे। आप समझ गए ना, वो श्रमिक पैदा करते थे जिससे वो अपने प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जा सके। हाँ, इट इज रियल, समझो, दिस इज रियल, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ गए ना। अब किसी एक व्यक्ति के पास 1000 एकड़ की जमीन हो और उसे एक ही संतान हो, तो है ना, आप सोचिए कि 700-800 एकड़ जमीन, तो इसे कोई मार देगा, समझ के पता भी नहीं चले, क्योंकि वो जा ही नहीं पाएगा वहां तक। तो पहले क्या हो जाता था, संभ्रांत लोग होते थे, 2-2, 3-3 विवाह करते थे, बच्चे पे ज्यादा पैदा करते थे, इससे सुरक्षा। हमारे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, क्योंकि पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ देने के लिए उनके पास में पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। अच्छा, जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो आप मुझे ये बताइए, क्या डिफॉरेस्टिंग नहीं होगा? होगा ना डिफॉरेस्टिंग, एम्बिशंस हो गए ना, तो डिफॉरेस्टिंग होगा। जब डिफॉरेस्टिंग होगा तो क्या अब कहा जाए नेचर में चेंजेस नहीं आएगा, क्लाइमेट चेंजेस नहीं आएगा? आएगा ना भाई, क्लाइमेट चेंजेस आएगा। अच्छा, क्लाइमेट चेंजेस आएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेड होगा, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होगा, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो क्या दोनों, क्या पॉपुलेशन और प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, विवाद आएगा, तो इन विवाद को शांत करने के लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जाएगा? यस, इसी समय, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्या कि किसी भी तरीके से हमें इसको मैनेज करना है, यहाँ पे विवाद नहीं, इसलिए कबीला सिस्टम ओरिजिन शुरू होता है ना, कबीला सिस्टम, कबीला पद्धति होती है, अर्थात कोई एक ग्रुप जो है उनको मैनेज करेगा, लीड करेगा, जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला लेंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, हम कहेंगे एक तरीके से तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, है ना, समाज में क्लासिफिकेशन। अब इसका एविडेंस कहाँ से लेंगे? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन न्यूलिथिक एज, है ना, बट वेयर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, है ना, इज ए प्लेस है बुर्ज होम, है ना, बुर्ज होम। दोस्तों यहाँ वाले पीछे वाले पैटर्न पे जाके थोड़ा सा आपको समझना ये है कि हमने आपको ये बताया, कहाँ चला गया, हाँ ये है, ठीक है ना, हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम आ गया, तो क्या यहाँ पे क्वाइंस था? नहीं, ओके, नो इन एविडेंस ऑफ क्वाइंस। एक लाइन में मैंने आपको उतनी कहानी बता के ये चीज बता दिया कि क्वाइंस नहीं था, क्योंकि क्या था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। आप आलू देके प्याज ले लीजिए, प्याज देके टमाटर ले लीजिए, आप हमें गेहूं देके चावल ले लीजिए, लेकिन हमारे पास कॉइन्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, समझ गए ना। नो हैव एनी एविडेंस ऑफ द कॉइन्स इन द टाइम पीरियड ऑफ, है ना, स्टोन एज, पर्टिकुलरली अगर हम बोले तो, राइट है ना, ओके। देन सेकेंड फेज अगर हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम लोग बात करते हैं बुर्ज होम, है ना, बुर्ज होम, राइट है ना, बुर्ज होम। इसका मैं देखिए ये जम्मू, ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में प्लेस है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है। वो एविडेंस क्या है, ठीक है ना, वो एविडेंस ये देता है कि यहाँ से 3 हाउसिंग सिस्टम के एविडेंस मिलते हैं, राइट है ना, 3 हाउसिंग सिस्टम, 3 आवासीय संरचना के हमें प्रमाण मिलते हैं। पहला है आपकी झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी, ठीक है, फिर है मिट्टी का मकान, मिट्टी का मकान ना, मकान, ठीक है, फिर है आपका पक्का मकान। पक्का इज ए इंग्लिश वर्ड, ध्यान रखिएगा, पक्का मकान, है ना, पक्का इज नॉट ए हिंदी वर्ड, राइट है ना, ये पक्का इज इंग्लिश वर्ड। तो हट हाउसेज, है ना, मड हाउसेज एंड पक्का
मकान, ठीक है। ये 3 तरीके के हाउसेज हैं। अब हम आपको 3 कैटेगरी दे रहे हैं, है ना, आप इसमें से बताइए, ठीक है। 3 कैटेगरी दे रहे हैं। एक आपको दे रहे हैं मजदूर, लेबर, ठीक है। दूसरा दे रहे हैं आपको किसान, ठीक है। और तीसरा आपको दे रहे हैं व्यापारी, ठीक है ना। आपको शिफ्ट करना है इनको। कहाँ कहाँ शिफ्ट करेंगे बताइए? झोपड़ी में किसको शिफ्ट करेंगे आप? मजदूर जाएगा, राइट है ना। आप सोचिए, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है मजदूर, है ना, लेबर चला गया, ओके। मिट्टी के मकान में किसको शिफ्ट कर रहे हैं आप? है ना, पीजेंट या किसान को या फार्मर को आप शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और पक्के मकान में कौन जा रहा है? जिसको ये भी पता नहीं होता कि गेहूं जो है वो पेड़ में होता है ना, या उसे कृत्रिम बनाया जाता है। क्योंकि हम जो आज वर्तमान समय के बच्चे हैं, वो उनका मानना होता है कि आटा तो आशीर्वाद वाला है, शक्ति भोग वाला है ना, वो तो हमको मशीनों से मिल जाता है, खेत में जाने की क्या जरूरत है, समझ गए ना। लेवल पे इस बच्चे आ गए, सरसों का फूल देख करके कई बच्चे कहते हैं हाँ ये क्या है, ठीक है ना, येलो येलो, ठीक है। तो अपने को लगता है कि ये कहाँ किस धरती से आ गए भाई, ठीक है ना। उनको पता नहीं चलता कि दूध गाय देती है ना, उनको पता होता है दूध अमूल देता है, समझ गए ना। तो आज के जमाने में चेंजेस आ गए इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन ये सब पहली बार हो रहा है ना। इसीलिए द 3 हाउसिंग सिस्टम एविडेंस इन वेयर इन अ बुर्जो होम इन द प्लेस ऑफ, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, यहां से हमें मिलता है द फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, समाज का क्लासिफाइड किया गया। और ये अगर हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये निम्न वर्ग हो जाएगा, ये मध्यम वर्ग हो जाएगा और ये उच्च वर्ग हो जाएगा, है ना। तो नो एनी एविडेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन स्टोन एज या पैलोलिथिक एज हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नो एनी एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हमें जानकारी मिलती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमने आपको स्टोन एज भी पढ़ा दिया और इसमें बता दिया कि इसमें कॉइन्स नहीं था, यहाँ पे क्या था? बार्टर सिस्टम था। बट ओरिजिन ऑफ इकोनॉमी, ओरिजिन ऑफ कल्चर, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ओरिजिन ऑफ, अच्छा, यहाँ पे बुर्ज होम ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक सिमेट्री प्राप्त हुई है, राइट है ना। एक सिमेट्री प्राप्त हुई है। इसमें इस सिमेट्री के अंतर्गत एक डेड बॉडी है, ठीक है ना, एक डेड बॉडी है जिसके साथ में एक कहा जाता है एक डॉगी को बैठाया गया है ना, एक डॉगी को बैठाया गया है, ठीक है, डॉगी को बैठाया गया है। कहा जाता है डॉगी जीवित था, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारी पोट्रीज रखी गई हैं, ठीक है, खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। तो इससे एक कयास निकाला गया, द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ रिलीजन, है ना, धर्म की उत्पत्ति यहीं से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंट्रास्ट निकाल के आता है वो है पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म से। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता था कि ये व्यक्ति जो शांत हो गया है, इसको जब कभी भूख लगेगी, ये कभी, है ना, जिंदा होगा या कभी चाहेगा कि इसको कुछ खाना पीना खाना है, तो बगल में वो सारी चीजें रखी है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस कुत्ते को बैठाया गया है। क्योंकि जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, ये हाइपोथेटिकल है, राइट है ना। ये कुछ मतलब एक्सपेक्टेड से जो खुदाइयाँ हुई, उन खुदाइयों से जो चीजें पाई गई, उन पे इतिहासकारों ने हाइपोथेटिकल क्रिएशन किया है, राइट है ना। इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, क्योंकि द फर्स्ट रिटन एविडेंस, है ना, टू नो एज अ वेद, ठीक है ना, हम वेदों से फर्स्ट रिटन एविडेंस को प्राप्त करते हैं, ओके। एंड आफ्टर वेदास अगर हम लोग कहें, है ना, बिफोर वेदास अगर हम लोग कहें, तो जितने भी हैं वो हम लोग कहते हैं वो सारे के सारे हिस्ट्री जो है वो आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू जो एक्सपेक्टेड हुआ, उनका जो खुदाइयाँ हुई, उनसे जो प्राप्त मिले तत्व हैं, उनके बिहाफ पे हम लोग उसको देखते हैं। इट्स ओके, समझ गए ना। तो ये सब हाइपोथेटिकल हैं, जिसके अकॉर्डिंग हिस्टोरियन ने ऐसा गेस किया कि ये द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रिलीजन एंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रिलीजन इज एज अ रीबर्थ सिस्टम, ठीक है ना, रीबर्थ सिस्टम। उसके लिए क्यों? क्योंकि कुत्ते को इन्फॉर्मेशन के लिए रखा गया है, पोट्रीज को लिए यहाँ रखा गया जिससे वो खान पान कर सकें। और ये डेड बॉडी को उनको नहीं पता था कि जो मनुष्य एक बार मर जाता है वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप कल्पना करें कि हमारे आपके घरों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो अल्प स्थिति में, ठीक है, और उसके घर में संतान जो होता है, उसके मान कीजिए कोई महिला गर्भवती है, उसको कोई संतान होता है, उसकी जो शक्ल होती है अगर उस बच्चे से मिल जाती है तो हम लोग उसको आज भी कहते हैं कि यह दूसरे स्वरूप में लौट आया, ठीक है। तो उस समय जो लोग होते थे वो बहुत ही शॉर्ट माइंडेड होते थे, समझ गए ना। तो उनका मानना ये था कि ऐसे ही जो छोटे लोगों को देख करके, जो छोटे कहीं बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे में वो घुल मिल गए, भूल जाते हैं। आज भी हमारे फॉरगेटिंग इज द बेस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। अगर हम फॉरगेटिंग हमारे जीवन में अगर ना इंपॉर्टेंट हो तो हम लोग मर जाएंगे, है ना। तो उस समय देखिए गॉड ने हमें गिफ्ट दिया फॉरगेटिंग, इट इज अ फैंटास्टिक गिफ्ट फॉर द ह्यूमन, ठीक है। ये मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, भूलना, समझ गए। तो ये भी उसे भूल गए, तो यहां से रिवर्स सिस्टम को यहाँ पे ये जनरेट करते हैं। दोस्तों इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, स्टोन एज, एंड द सेकंड चैप्टर इज कॉपर एज, ठीक है। कॉपर एज के अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं तो कॉपर एज जो है, यहाँ पे सिर्फ एक एविडेंस आपको इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे द फर्स्ट मेटल, है ना, फर्स्ट मेटल अगर हम लोग देखें तो इज कॉपर, ठीक है।
लेकिन अगर हम लोग ऐसे चर्चा कर लें कि भारत में 3 ऐसे मेटल्स कौन से थे, 3 धातुएं कौन सी थी, तो पहली धातु हो जाएगी कॉपर, बट सेकंड मेटल ही हो जाएगी आपकी क्या, ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज, और थर्ड मेटल हो जाएगी आयरन, ठीक है ना, आयरन, ठीक है, लोहा। ये 3 धातुएं हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे इसका भी क्रम पूछा जाता है, द फर्स्ट मेटल इज कॉपर, सेकंड मेटल इज ब्रॉन्ज एंड थर्ड मेटल इज आयरन। तो 3 रिवोल्यूशन है अपने यहाँ, जिसमें हम कहते हैं फायर, व्हील एंड आयरन, राइट, ठीक है ना, आयरन इज लास्ट 3। अब अगर हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो इसका जो मैक्सिमम एविडेंस मिलता है कॉपर एज का, कॉपर एज के बारे में हम लोग कहें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और पाषाण काल के बीच का एक पार्ट माना जाता है, समझ गए ना, एक सीक्वेंस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर एज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, हम लोग देखते हैं साउथ में, अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साउथ वाला पार्ट देखेंगे, राइट है ना, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, दायमाबाद, राइट है ना, दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है ना, दायमाबाद। दायमाबाद इज द बिगेस्ट प्लेस ऑफ द कॉपर एज, ठीक है ना। लिंक आप करने की कोशिश करिए, है ना, लिंक करिए। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का द लास्ट साउथ पॉइंट इज दायमाबाद, है ना, इन द बैंक ऑफ प्रवरा रिवर्स, है ना, इन द प्लेस ऑफ महाराष्ट्र, ओके, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, द मोस्ट नवदा टोली एंड दायमाबाद इज द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द कॉपर एज, राइट है ना, ठीक है, जहां से हमें कॉपर्स के अच्छे अच्छे एविडेंस मिलते हैं। दायमाबाद से हमें तांबे के बैलगाड़ियां मिलती हैं, तांबे के खिलौने मिलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे मिलते हैं जिससे हम लोग नोन हो जाते हैं कि तांबा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी तांबा देखिए बहुत काफ़ी कॉस्टली आता है और हम इसे ईश्वर की उपासना में इस्तेमाल होने वाले बर्तन में करते हैं, पानी पीने के लिए, शुद्ध पानी पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब उस समय के मनुष्यों ने पहली बार जो मेटल का प्रयोग करना शुरू किया था तो उनके लिए कितना ड्रेस्टिक होगा, कितना शानदार होगा जब उन्होंने अपने पत्तल और अपने, है ना, इन सब चीज़ों से उबर करके किसी मेटल पे खाना खाया होगा या उसका इस्तेमाल किया। इसीलिए इसे कहा जाता है कॉपर एज, पर्टिकुलरली इसे एक नाम दिया गया, ठीक है। तो दायमा इज इंपॉर्टेंट, दायमाबाद, यहाँ से कुछ तांबे की वस्तुएं मिली हैं, लेकिन हम आपको लिंक कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, समझ गए ना। बट हम कहेंगे द फर्स्ट कस्बा सिस्टम स्टार्ट इन द पीरियड ऑफ कॉपर एज, राइट है ना। कस्बा सिस्टम का मतलब होता है जैसे हम अपने गांव से बाहर जब निकल के आते हैं किसी चौराहे पे जहां हमें अपने उपयोग की समस्त वस्तुएं मिलनी शुरू हो जाती है, तो हम लोग स्मॉल सिटीज बोलते हैं, राइट है ना, स्मॉल सिटीज, जस्ट लाइक एज अ कस्बा। हम लोग बोलते हैं हमारा घर शहर में नहीं है, कस्बे में है। कस्बा का मतलब है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है हमें वहां पे मिल जाती है, बट वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, राइट है ना। तो ये कहा जाए कि अनप्रिपेयर्ड, अनडेवलपमेंट का एक तरीके से कहा जाए, डेवलपिंग कहा जाए, डेवलपिंग कह सकते हैं। आपकी अल्प विकसित जो क्षेत्र था वो विकास हुआ। लेकिन जो हम लोग देख रहे थे गांव, हम अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट विलेज कल्चर इन वेयर, तो इन नवपाषाण काल, राइट है ना, नवपाषाण काल में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो एक बार पलट के देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे और जज कर लेते हैं। अगर देखिए नवपाषाण काल में हमने एग्रीकल्चर पे बात किया, एग्रीकल्चर का जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है वो है मेहरगढ़, ठीक है, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। आप देखिए अगर जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहीं पे हमारी परमानेंट लाइफ भी सेटल्ड हो जाएगी। आज भी हमारा गाँव जहाँ पे है वहीं पे हमारा स्थायी जीवन भी होता है। जहाँ पे हमारी खेती होती है ना, हम लोग देखते हैं कि हमारा खेत हमारा जो घर है वो खेतों के बीच बीच है, समझ गए ना, तो वहाँ हम मान लेते हैं। तो स्थायी जीवन भी पहली बार यहीं से मिला। लेकिन 2008 में एक नई खुदाई हुई और संत कबीर नगर में, है ना, संत कबीर नगर में, ठीक है, एक नई खुदाई हुई 2008 में। यूपीएससी स्टेट नंबर ए में पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, कि नवीन खोजों के आधार पर, ठीक है, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण किसे माना जाता है, तो ये है आपका लहुरा देव, ठीक है ना, सॉरी ये है आपका, हाँ, लहुरा देव, लहुरा देव इज द ओल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है ना, फॉर न्यू एक्सपेक्टिंग, नई खुदाई के स्रोत के आधार पे कहा जाए लहुरा देव सबसे प्राचीनतम प्लेस है। किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एविडेंस देने में। अब आपको थोड़ा सा संशय हो रहा होगा, मान लीजिए ये दोनों प्लेस आपके साथ आते हैं तो लहुरा देव इज आंसर, समझ गए ना। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों होगा तो आंसर इज लहुरा देव, समझ गए ना। अब 4 ऑप्शन के साथ में इनमें से कोई नहीं रहेगा तो मेहरगढ़, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हाँ यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चावल का जो सबसे प्राचीनतम एविडेंस मिला है वो नवपाषाण के कोलडिहवा नामक क्षेत्र से मिला है ना। कोलडिहवा इज द ओल्डेस्ट प्लेस टू नो अबाउट द
एग्रीकल्चर ऑफ पैडी, राइट है ना, पैडी, ठीक है। ये है कोल्डिवा जो है वो इलाहाबाद के मेजा नामक एक प्लेस में है जो बोलन घाटी के उसमें पाया जाता है, बोलन नदी के पास पाया जाता है, समझ गए ना। तो ये मानव खोपड़ी है ना, मानव की खोपड़ी का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला, या जीवाश्म फॉसिल्स ऑफ द ह्यूमन अगर कहा जाए, फॉसिल्स ऑफ द ह्यूमन, वो हमें मिलता है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से हमें मानव का फोसिल्स मिलना शुरू हुआ, ठीक है ना। चावल कोल्डिवा हो गया, समझ गए ना। लोहे का अंतरंजी खेड़ा हो गया, समझ गए ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी हम इन पे चर्चा कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो हम आपको बताते चले जाएंगे, ये चावल यहाँ से मिला, गेहूं यहाँ से मिला, बाजरा यहाँ से मिला, मक्का पहले आया, ये पहले आया, ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा, राइट है ना। तो अब हम लोग अगला जो लास्ट पॉइंट कर लेते हैं थोड़ा सा, वो है आज का हम कुछ और बता रहे थे आपको, कुछ और बता रहे थे, साइड है ना। हाँ ठीक है, ओके ओके, डन डन है ना, कोई बात नहीं। हम अब अगला जो पॉइंट है आपका वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इन यूपीएससी एंड पीएससी एंड आरओ स्पेशली, ठीक है ना। ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका 100% आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखें तो इसके 5 नाम है ना, 5 नेम है इसके। अगर हम लोग देखें, द फर्स्ट नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा है ना, सभ्यता, ठीक है ना, सभ्यता है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इज सिविलाइजेशन है ना, द फर्स्ट टाइम वर्ड ऑफ सिविलाइजेशन यूज्ड है ना, यहाँ पे यहीं पे इस्तेमाल होता है। एंड सेकंड नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट है ना, सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। एंड थर्ड नेम इज मेलुहा है ना, मेलुहा सभ्यता, ओके, आई विल एक्सप्लेन फॉर ऑल, ठीक है। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। एंड द लास्ट नेम इज प्रथम है ना, नगरी सभ्यता, ठीक है ना, प्रथम नगरी सभ्यता। दिस इज द 5 नेम इज है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेविटी रखेंगे अपने आप में तो हम किसी दिन ऐसे ही मैराथन क्लासेस में लेकर के सैटरडे संडे मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग में आपको चैप्टर्स खत्म कर देंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स है ना। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस में थोड़ा सा हम 1-2 दिन कतराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रिवीजन बेस्ड पे हो पाता है, और सारी चीज़ें जहाँ कॉन्सेप्ट के बेस पे है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी आपने मूड बना लिया कि अपन को अपन संडे को आना है, मंडे को आना, किसी क्योंकि और दिन क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे फ्री होता है थोड़ा सा, तो सुबह से आप बैठ गए 8 बजे से आगे, ठीक है ना, और 8 बजे से आगे प्लान करके चला कि हम 6-7 बजे तक आराम से चलेंगे अपने, ठीक है, और 6-7 बजे तक पता चला आपका खत्म, समझ गए ना, एक सब्जेक्ट खत्म पूरे क्रक्स के साथ में, ठीक है। क्योंकि एम वही है जो आप निर्धारित करें और पा जाए, है ना, और सब सपने हैं, समझ गए ना, और सब सपने हैं, समझ गए ना, और सपने तो अपने होते नहीं हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपने तो अपने होते हैं का मतलब है जो आपने पढ़ा है, जो आपने सोचा है वही पाना चाहते हैं, तो लगे रहिए, भागिए मत, घबराइए मत, ठीक है ना। एफिशिएंसी कम मत करिए, बढ़ाते रहिए, हर दिन आधा घंटा बढ़ाते रहिए। आपकी बढ़ रही ना डेली के डेली, समझ गए ना। आप वही थे पहले भी, 4 दिन के बाद आप बदल गए, क्यों? क्योंकि आपको बस मैंने बताया कि हे जामुन तो आप उठ जाइए, ठीक है ना, आप हे हनुमान जी आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप में क्षमता है तो आप इस्तेमाल करने लगे। हमने कुछ किया थोड़े नहीं, आपने किया। तो देखते हैं इन 4 नामों में। देखिए हड़प्पन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसके पीछे जाके थोड़ा सा देखते हैं इसके पीछे कहानी क्या थी। इसके पीछे कहानी थी है ना ASI की, है ना, ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये क्या था कि अपने देश के अंतर्गत पहली बार जब खुदाई के बारे में जब हम लोग एविडेंस के रूप में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मोशान, ठीक है ना। चार्ल्स मोशान नाम का एक व्यक्ति, क्या नाम था? चार्ल्स मोशान, राइट है ना। चार्ल्स मोशान इज द फर्स्ट पर्सन टू गेस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चार्ल्स मोशान इधर की ओर टहल रहा था, पश्चिम की ओर टहल रहा था, इसमें अनुमान लगाया, राइट, ध्यान रखिएगा, इसने सिर्फ अनुमान लगाया था कि यहाँ पे कोई न कोई सिविलाइजेशन है, बट इसके इग्नोर कर दिया गया कि इंडिया हैव नॉट एनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है ना, एज ए हिस्ट्री, ठीक है। ये इसको इग्नोर कर दिया गया, इंडियन हिस्ट्री को इग्नोर किया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर देखिए
यहाँ पे जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पे मुंबई टू थाने है ना, मुंबई टू थाने है ना, लगभग 43 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया गया है ना, रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया गया। और सेम इट इज, क्योंकि ये डकयार्ड एरिया था, सेम इट इज लाहौर टू कराची को लिंक करने के लिए यहाँ पे रेलवे लाइन के विकास की बात कही गई, ठीक है। और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन हेड था, एक आर्किटेक्चर जो था, वो था जॉन ब्रस्टन बंधु और एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पे दो लोगों को अपॉइंट किया गया, एक थे एवी अलेक्जेंडर और एक थे जॉन ब्रस्टन थे, इनको अपॉइंट किया गया और यहाँ पे इनको भेजा गया। जब इन्होंने खुदाइयाँ शुरू कराई तो इनको बहुत सारे एविडेंस मिलने शुरू हो गए, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा देश के विभाजन के बाद है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोर देन सोर्स जो हैं, लगभग हम आप कह लें, ठीक है, तो लगभग 80% सोर्स कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए, समझ गए ना। रोपण इज द फर्स्ट प्लेस जिसको देश की आज़ादी के बाद खोदा गया था, ठीक है ना। देश की आज़ादी के बाद खुदाई जहाँ पे हुई थी उसका पहला प्लेस है रोपण, है ना, रोपण, ठीक है। और अब सिर्फ 30% से भी कम, सबसे कम 30% से भी कम जो वो है वो आपके भारत में है। और जो सबसे भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो वो है आपका गुजरात के क्षेत्र में। लगभग 75 साइट्स ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा जो है उसके प्रमाण आपके मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये गेसेस होने लगे। और अभी इसी साल क्या हुआ कि देखिए ये खुदाई हो रही थी 1856 में और यहाँ पे 1853 में रेलवे लाइन का विकास हुआ था। क्लियर है ना आपको इतना? तो ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, अगले साल ही 1857 में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है। सारे इंग्लिश ऑफिसर्स कहाँ लग जाते हैं, इंग्लिश आर्म्स कहाँ लग जाती है, वो इसको सिक्योर करने में लग जाता है, इसको संभालने में लग जाती है और हमारी यहाँ की खुदाइयाँ बंद, है ना, सारी व्यवस्थाएं बंद, समझ गए ना। अब जो भी रेलवे लाइन का विकास जो होगा, सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास जो हुआ डलहौजी के काम में हुआ, ठीक है ना। ओके, स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट हुआ डलहौजी के काम में और सर्वाधिक हुआ कर्जन के टाइम पीरियड में, कर्जन के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है 1904 में एक व्यक्ति कर्जन जो इतिहास का बहुत इंटरेस्टेड पर्सन था, बहुत, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड फॉर हिस्ट्री, टू नो अबाउट हिस्ट्री। कर्जन ने भारत में ESI को स्थापित किया, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया को फाउंडेड किया, राइट है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है कर्जन को। He was the father of archaeological survey of India, ठीक है ना। He founded in India, राइट है ना। Then और इसका जो डायरेक्टर बनाया है वो एवी अलेक्जेंडर को बनाया है ना, एवी अलेक्जेंडर को बनाया। एवी अलेक्जेंडर ने क्या किया कि अपने अंडर है ना जॉन मार्शल की नियुक्ति की, राइट है ना। किसको नियुक्त किया, है ना, चलते हैं, है ना, किसको नियुक्त किया, देखिए जॉन मार्शल को नियुक्त किया। जॉन मार्शल ने अपने अंदर दो लोगों को नियुक्त किया, ठीक है। एक का नाम था दयाराम साहनी, ठीक है ना, और दूसरे का नाम था राखाल दास बनर्जी, है ना, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इन दोनों को, ठीक है, आप लोग जो हैं इंडिया के हिस्ट्री को एक अच्छे पैटर्न पे ले आने की कोशिश करिए, इसके बारे में खोज करिए। दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान के लरकाना नामक क्षेत्र में, वर्तमान के जिले में, जिसकी खोज की उस क्षेत्र हड़प्पा, ठीक है, इट इज द फर्स्ट, है ना, पहली खुदाई थी जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया, समझ गए ना। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की 3 बार खुदाइयां हुई हैं, देखिए इसमें हुई है और 1926 में हुआ है माधव स्वरूप वत्स ने, है ना, माधव स्वरूप वत्स ने व्यापक खुदाई करवाई, ठीक है ना, व्यापक खुदाई करवाई। और केसी व्हीलर जो है, व्हीलर महोदय ने 1946 के आसपास में इसकी सबसे अंतिम खुदाई कराई, व्यापक। तो 3 लोग आते हैं इसकी खुदाई में, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दयाराम साहनी ही आपसे पूछा जाए। क्लियर है ना, इतिहास में ऐसा भी, IAS में ऐसे प्रश्न पलट के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की, है ना, मोहन जोदड़ो की, जिसे माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है ना, मोहन जोदारो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। समझ गए क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे 54 डेड बॉडी, है ना, डेथ बॉडीज जो हैं वो एक साथ यहाँ पे मिली और ऐसी बहुत सारी डेड बॉडीज सिमेट्री सिस्टम यहाँ पे मिलते गए खुदाइयों में, जिसके कारण से माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी खुदाई कर दी। दोस्तों, अगर हम आपको फैक्ट के रूप में बताएं तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी,
राखी गढ़ी, ठीक है ना। द सेकेंड मोहनजोदड़ो, थर्ड धौलावीरा, राइट है ना, धौलावीरा। तो ये जो सेकंड था ये हड़प्पा से लगभग 4 गुना बड़ा था, है ना, 4 गुना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि यह हड़प्पा से ज्यादा प्रॉपर एविडेंस दे रहा था किसके, इस सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे इसी सिविलाइजेशन से सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या मिली, जानकारी आप देख लीजिए, ठीक है ना। जानकारी क्या मिली, देखिए 4 बातें यहाँ पे सबसे ज्यादा मिली जो इसके ऐतिहासिकता को इंपॉर्टेंस देते हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। द ग्रेट बाथ सिस्टम, है ना, द ग्रेट बाथ सिस्टम, है ना, विशाल स्नानागार, है ना। द ग्रेट गैनरी सिस्टम, है ना, द ग्रेट ग्रैनरी सिस्टम, ठीक है ना, द ग्रेट गैनरी सिस्टम, है ना, विशाल अन्नागार, ठीक है। यहां पे डांसिंग गर्ल, है ना, डांसिंग गर्ल, ठीक है ना, मेड विथ ब्रोंज, है ना, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल, कांसे की बनी नृत्यांगना, समझ गए ना। एंड द लास्ट इज पशुपति शिव, पशुपति शिव। ये 4 चीजें यहां से प्राप्त होती हैं जो अपने आप में प्रॉपर एविडेंस दे रही थी यहाँ के डेवलपमेंट का, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ के कल्चर का, समझ गए ना। तो दोस्तों अब इसके कारण इनमें विवाद छिड़ गया, ठीक है। खालिदास बनर्जी ने कहा कि भाई इस सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो रखना चाहिए आपको, ठीक है। दयाराम साहनी ने कहा कि भाई इसे हड़प्पा सभ्यता रखना चाहिए। इस बीच में इस विवाद को शांत करने के लिए 1924 में, है ना, इसके जो डायरेक्टर थे जॉन मार्शल ने 1924 में क्या किया, इस सभ्यता का नाम रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों रखा, क्योंकि देखिए ये जो सब, जैसे ये है आपका हड़प्पा, देखिए ये आपका सिंधु नदी पे है ना, सिंधु नदी पे है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, रावी नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे शायद ना, हड़प्पा रावी नदी पे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है सप्त सिंधु प्रदेश। जितने भी साइट्स मिली हैं वो 7 नदियों के किनारे ही मिली हुई हैं, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश, जिसमें कौन कौन सी नदी आती हैं, सिंधु के सभी सहायक है, सिंधु है, रावी है, झेलम है, सतलज है, व्यास है ना, और उसके बाद आपका चनाब है और श्योक है। 7 नदियां हो गई, इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। 7 इंपॉर्टेंट, है ना, रिवर्स या 7 सिस्टर्स रिवर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको नामकरण किसने दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नामकरण किया, है ना, जॉन मार्शल ने। कब किया, तो 1924 में इसका नामकरण कर दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब जब ये बात हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन तो और ज्यादा चर्चा होने लगी। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है पिगट, है ना, पिगट महोदय, है ना, पिगट पर्सन है, पिगट, ही वाज ए हिस्टोरियन, ठीक है। इन्होंने कहा कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इज अ ट्विंस कैपिटल, है ना, ट्विंस कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपसे पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है ना, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, ट्विंस कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इन 4 चीजों का चित्र। दोस्तों द ग्रेट बाथ सिस्टम हम आपके सामने बताएं तो जस्ट आप देखेंगे, एक इमेजिनेशन लेके देखिए, आपको जीवन में कभी नहीं रटना पड़ेगा। और एग्जाम में यही पूछा जाता है, किताबों में 1.5 पन्ने में लगभग 1 पन्ने से ज्यादा में लिखा गया, लगभग 700-800 वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। विदिन वन पिक्चर्स, है ना, क्योंकि देखिए अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपका आंसर होता है पिक्टोग्राफी, राइट, है ना। भाव चित्रात्मक शैली है इंडस वैली को जानने के लिए, भाव चित्रात्मक शैली। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग देखें द ग्रेट बाथ सिस्टम, द ग्रेट बाथ सिस्टम, तो इसका एक पिक्चर अपने दिमाग में ड्रॉ कर लीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए ये है आपका द ग्रेट बाथ सिस्टम, ठीक है, जहां पे ये है द ग्रेट बाथ, राइट, है ना, मिड में क्या है, द ग्रेट बाथ है। साउथ, नॉर्थ और साउथ में जो है वो है स्टेयर्स, सीढ़ियां, ठीक है, सीढ़ियां, ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि किस साइड में सीढ़ियां हैं, तो नॉर्थ और साउथ में। कहां आपका वो है, द ग्रेट बाथ कहां पे है, मिड में है, राइट, है ना। अब आप देखिए ये मैं ब्लॉकेज बना रहा हूं, आपको समझिएगा, ठीक है। ये 3 क्षेत्र जो थे वो कवर्ड किए गए थे, कैसे, रेस्ट हाउसेस से, मतलब अगर यहाँ पे कहा जाए धर्मशाला जिसे हम लोग कहते थे। इसे एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है मेंस में कि द ग्रेट बाथ सिस्टम को हम रिचुअल प्लेस क्यों माने, वाई द कंडीशंस, है ना, कि हम इनको रिचुअल प्लेस माने। तो हम आपसे कहते हैं कि आप हरिद्वार की यात्रा किए हैं कि नहीं किए हैं,
आप लोग हरिद्वार गए होंगे, ठीक है, नहीं गए होंगे तो पिक्चर वीडियो में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो हरिद्वार में आप देख रहे होंगे नदी बीच में बह रही है, ठीक है ना, नदी बीच में बह रही है, इधर से भी स्टेयर्स हैं, इधर से भी स्टेयर्स हैं, राइट है, दोनों तरफ से, है ना, स्टेयर्स हैं और बीच से नदी बह रही है और दोनों तरफ रेस्ट हाउसेज हैं, है ना, रेस्ट हाउसेज हैं, मतलब आराम गृह, धर्मशाला। आप कहीं लंबी यात्रा करके जाएंगे तो तुरंत तो आप दर्शन करके भागेंगे नहीं, समझ गए ना, आप वहां जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तब कहीं जाके आपका मन शांत हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी वैसी व्यवस्था थी। अगर हम लोग कहें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का कोना था, यहीं पे था हवन करेंगे, हवन करेंगे, मतलब आप समझ गए ना, यहीं पे था हवन करने की व्यवस्था और यहीं पे होता था प्रीस्ट, है ना, प्रीस्ट, ठीक है ना, प्रीस्ट, ठीक है, प्रीस्ट मतलब पुरोहित जो था यहीं पे बैठ करके हवन वगैरह कराया था, क्योंकि यहाँ से ये जो कोना था आज भी हम लोग देखते हैं ये अरुणोदय का कोना कहा जाता है, जहाँ पे अरुण मतलब सूर्य सबसे पहले उदय होते हैं और सबसे लास्ट में अंत होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जिक टाइम है, हम लोग को कहा जाता है ईशान कोण की में बैठ करके हम पूजा करें, पाठ करें तो शायद उसका भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाएगा। तो ईशान कोण में ये व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पे बड़े विशाल आवास बनाए गए थे जहाँ पे पुरोहित निवास करता था, समझ गए ना। ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जो कवर्ड किए गए थे और यहाँ पे बनाए गए थे रेस्ट हाउसेज, या अगर हम कहें तो आज धर्मशाला जो थे, ठीक है ना, ये यहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है। ये जो साइडेड जो थे वो ड्रेस चेंजिंग रूम था फॉर द वोमेन, है ना, क्या था ये, ड्रेस चेंजिंग रूम, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे ऐसे पवित्र स्थान जहां जहां बने हैं उन सभी स्थानों पे क्या दिखाई देता है, नदियों के किनारे बने होते हैं। हम गंगा को देख लें, यमुना को देख लें, या जहां जहां हम लोग जाते हैं तो कहीं न कहीं नदियां जो होती हैं उनके आसपास में होती हैं और हम लोग वहां पवित्र स्नान करते हैं, फिर वहां जाकर के हम लोग मंदिर दर्शन करते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए सुरक्षा का विषय हो जाता है जब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था न हो। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है ड्रेस चेंजिंग रूम, है ना, ड्रेस चेंजिंग रूम। तो महिलाएं यहाँ पे अपना वस्त्र बदल करके, ठीक है, वह अपने आप को प्रिपेयर कर सकती थी फॉर द प्रेइंग ऑफ गॉड, समझ गए। तो ये व्यवस्था इसे कहा जाता था द इंपॉर्टेंट रिचुअल प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इसे कहा गया है द ग्रेट बाथ सिस्टम, समझ गए ना, द ग्रेट बाथ सिस्टम। ओके, क्लियर है यहाँ पे कोई डाउट? अब आपसे अगर हम इसको अनसीन कर दें और आपसे पूछें कि कौन सा ऐसा एरिया था जिस एरिया में रेस्ट हाउसेज नहीं बनाए गए थे? नॉर्थ ईस्ट, राइट है ना, नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट। किस एरिया में सीढ़ियां बनाई गई थी? तो नॉर्थ एंड साउथ। किस एरिया में ड्रेस चेंजिंग रूम थे? तो ठीक है। किस एरियाज में रेस्ट हाउसेज बिल्डअप किए गए थे? तो मतलब नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके अन्य सभी में, राइट है ना। तो ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। आप जाके उठा लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब आपको यहाँ समस्या नहीं आएगी क्योंकि विजुअलाइजेशन आप में है ना, आप पिक्टोग्राफी से देख रहे हैं। अगर हम लोग देखें द ग्रेट गैनरी सिस्टम, तो वो क्या है? जैसे देखिए द ग्रेट गैनरी सिस्टम में जैसे आज का हमारा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, इसी को द ग्रेट गैनरी सिस्टम बोलते हैं, राइट है ना। जैसे आज हम अपने अनाज को कहीं ना कहीं पे क्या कर देते हैं, वो करते हैं ना, रखते हैं, उसे कोल्ड स्टोरेज करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, इसमें 2 चीजें मैनेज करते हैं, एयर और टेम्परेचर, है ना। 2 ही चीज तो मैनेज करते हैं ना, एयर और टेम्परेचर को मैनेज कर लिया, वो चीजें क्या हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ क्या कर लिया, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए हमने क्या कर दे दिया, यहाँ पे प्रॉपर हमने एयर दे दिया और यहाँ का टेम्परेचर मैनेज हो गया। अब हमारे लिए यहाँ रहना बहुत आसान हो गया इस टेम्परेचर में, समझ गए ना। अब हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाएगी तो हम यहाँ पे हीटर लगा देंगे, वो भी मैनेज कर लेगा। तो एयर और टेम्परेचर आप मान के चलिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक में हमको पोटैटो रखना है, आलू रखना है, दूसरे में हमको टमाटर रखना है, तीसरे में हमको गेहूँ रखना है, चौथे में हमको है ना अंदर चीजें रखनी है। इस तरीके से हमने ब्लॉकेज बना रखा है। तो सब के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतने ज्यादा यही पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग वैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक विचारधारा के थे, स्पष्ट कीजिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एविडेंस टू नो अबाउट द साइंटिफिक पर्सन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि इन्होंने एयर और विंड, एयर को और टेम्परेचर को ऐसा मैनेज किया था कि वहां पे रहने वाली वस्तुएं जो थी लंबे समय तक स्टोरेज की जा सकती थी। प्लस ये देखिए इमरजेंसी के टाइम पीरियड के लिए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बैलेंस बना रखा था, ठीक है ना। इन्होंने ग्रेन्स या अदर जो भी वस्तुएं थी उनको स्टोर करके रखा था, जिसकी वजह से इन इमरजेंसी उसका ये प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। दे आर वेरी, है ना, इंटेलेक्चुअल पर्सन, राइट है ना। सो दैट कि ये इट इज द इम्पॉर्टेंट यूज, इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है द ग्रेट गैनरी सिस्टम। अब अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, डांसिंग गर्ल के बारे में, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल को अगर हम लोग देखें,
ठीक है। तो डांसिंग गर्ल को अगर हम लोग देखें इस तरीके से, तो इस डांसिंग गर्ल के बारे में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनका विच हैंड इज, है ना, मतलब इनका कौन सा हाथ कमर पे था और कौन सा हाथ, है ना, ये था, इनका मतलब आगे था, ठीक है, किस हाथ में बैंगल्स थी। तो दिस इज द फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डांसिंग, है ना, इन आवर हिस्ट्री, है ना, द फर्स्ट स्टेचू ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, एज अ डांसिंग, ठीक है, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द कल्चर ऑफ डांस, है ना, इन इंडिया, है ना, दिस इज द स्टेप, ठीक है। जस्ट लाइक थिंक अबाउट कि आज मॉडलिंग लोग करते हैं तो इस तरीके से रैंप वॉक करते हैं, राइट, है ना, इस तरीके से रैंप वॉक करते हैं, फिर वो साइड में आके इस तरीके से खड़े होते हैं, दिस इज द एंगल, ठीक है ना, ये इस एंगल में खड़े हैं, उनका कौन सा पैर बाहर है ना, तो लेफ्ट पैर बाहर है, कौन सा पैर अंदर है तो राइट पैर अंदर है, कौन सा हाथ कमर पे है तो राइट हैंड, ठीक है ना। आप ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे क्या, आपको एक्शन नहीं लगेगा। जब आप ऐसे खड़े होते हैं तो दिस इज द राइट एंगल, समझ गए ना। अब इस हाथ में चूड़ियां हैं और ये हाथ कमर पे है, आपका प्रश्न पूछा गया, राइट है ना। तो आपको समझना क्या है कि राइट हैंड, ठीक है ना, कमर पे है और लेफ्ट हैंड में इनकी चूड़ियां हैं, ये आपका एग्जाम्पल प्रश्न पूछा गया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर, है ना, इन इंडिया। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डांसिंग, द फर्स्ट मॉडल ऑफ इंडिया, है ना, मेड बाय ब्रोंज, है ना, ठीक है, ये यहां से एविडेंस मिलता है ना। तो क्लियर है, आप सभी को क्लियर हो पा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अब अगला हम अगर देखेंगे तो पशुपति शिव, है ना, पशुपति शिव, देखिए पशुपति शिव को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये पशुपति शिव, ठीक है, ठीक है, ये पशुपति शिव, जिनके गले में अगर हम लोग देखें सर्प सफेद होता है, चलो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, सर्प, ठीक है, सर्प है, ठीक है। इनका राइट हैंड में 3 जानवर, ठीक है, लेफ्ट हैंड में 2 जानवर, ठीक है। यहां पे देखिए हाथी, व्याघ्र, है ना, पैंथर और हिरण, ठीक है ना। यहां नीचे 2 जानवर, हिरण और हिरण, ठीक है ना। यहां पे गैंडा और बफेलो, भैंस, ठीक है ना, ये जानवर। अब एक देखिए, इन्हें क्यों कहा जाता है, इन्हें पशुपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि पशु, ठीक है ना, पशु और पति मतलब स्वामी, जो पशुओं के स्वामी हो, जिनके इर्द गिर्द में पशुओं का घेरा हो, ठीक है। आज इसीलिए पशुपति को मार्शल ने रुद्र शिव कहा, आदि शिव कहा, प्रारंभिक शिव कहा, है ना, द स्टार्टिंग एविडेंस ऑफ द भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा, ठीक है। इसे आद्र शिव कहा, किसने, तो जॉन मार्शल ने कहा, क्योंकि यहां प्रॉपर एविडेंस मिला। आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया कि उनके राइट साइड में कौन से जानवर पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में कौन से पाए जाते हैं, नीचे कौन से जानवर हैं, गले में कौन सा जानवर है, ठीक है। तो अगर आप इमेजिनेशन कर लेते हैं तो आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ सर्प है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें हाथी है, व्याघ्र है, हिरण है, फिर यहाँ देख रहे हैं हिरण, हिरण क्योंकि हिरण की छाल पे भगवान शिव बैठे रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे गैंडा है, भैंसा है, ठीक है। इस तरीके के जानवरों की जो छवि बनाई गई है, ये पशुपति शिव के स्वरूप में बनाई गई है, ठीक है। फिर एक मिलता है योगासन का योगासन की मूर्ति, जो अपने शरीर पे एक ऐसे शॉल लपेटे हुए हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही प्लेन कलर की है, ठीक है। उनके बाल जो हैं वो बहुत ही साधारण बने हुए हैं, जिनमें बाल पे अभी भी ये दिखाया जाए कि वो कॉम्ब करके चले हुए, कॉम्ब का एविडेंस मिलता है कि बाल बहुत सुलझे हुए हैं, ठीक है। और वो ध्यान मुद्रा में है। उनकी ध्यान मुद्रा का मतलब क्या होता है कि उनकी आंखें जो हैं वो धरती को निहार रही हैं, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन मुद्रा में है। तो योगासन की प्रतिमा भी यहीं से मिलती है। तो ये प्रॉपर एविडेंस देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो बहुत सारे सोर्स साइट्स हैं, जैसे हम आपको जानना होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भूकंप के सोर्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से स्टेडियम के सोर्स मिलते हैं, कहाँ से दशमलव प्रणाली के एविडेंस मिलते हैं, कहाँ से नंबरिंग सिस्टम के एविडेंस मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेंगी। अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिलती हैं, ठीक है, कहाँ से आपको कुत्ते का पीछा करते हुए, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कोई सांप जो है वो अपने पैरों में गरुण को दबाए हुए, गरुण है ना, किसी सांप को अपने पैरों में दबाए हुए उड़ते हुए एविडेंस मिलता है। ये सारी चीजें थोड़ा सा फैक्चुअल्स हैं, आपको ये बहुत सारी साइडों से पता चलेगा। तो आपके लिए इंडस वैली की साइडें हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, राखीगढ़ी, धौलावीरा, वड़ावली, कालीबंगा, और इस तरीके से आप है ना इंपॉर्टेंट साइडों के बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जहां लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहां मैं आपको इसको एज अ सोर्स आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए तीसरा जो नाम है वो है मेलुहा, ठीक है ना। यही चैप्टर लगता है हम लोग का हो पाएगा
है ना, क्योंकि हमने आपको ब्रीफ करना के जगह पे, ठीक है ना, पूरे चैप्टर आपको बताना शुरू कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें छोड़ना, जैसे एंशिएंट में क्या है ना कि एक स्टूडेंट को गेस करना नहीं आता वो प्रॉपर वे में, ठीक है, तो हम आपको इसीलिए टू द पॉइंट लेके जा रहे हैं। देखिए जो ये है वो ईरानी वर्ड्स है ना, ईरानी वर्ड्स है, ठीक है, ईरानी वर्ड्स, इसका मतलब होता है ट्रेड, है ना, TRADE, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है ना, व्यापार। व्यापार पे सबसे अच्छी पुस्तक जो लिखी गई है वो है चचनामा, है ना, बट इसका जो राइटर है वो है अननोन, है ना, अननोन मतलब नहीं पता है इसका राइटर कौन है। क्यों? क्योंकि एक कंपाइल्ड बुक्स है, ठीक है, इसे कंपाइल किया गया। क्या कंपाइल किया गया है? जितने भी व्यापारी भारत में आए व्यापार करने, उन्होंने अपने अपने, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस इसमें चचनामा में नोट कराए हैं, इसलिए इसे इसका नाम रखा जाता है कंपाइल्ड ट्रेड बुक ऑफ इकोनॉमी और ट्रेड, इसका नाम है चचनामा, ठीक है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। लेकिन मेलुहा जो है ये सिंध का व्यापारिक नाम है। तो जब एक यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलुहा, ठीक है ना, तो आपका आया है 2014 का प्रश्न है, समझ गए, 2014 में हम लोग प्रीलिम्स दे रहे थे, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलुहा, ठीक है ना। तो ये मेलुहा का शब्द होता है व्यापार, ठीक है, और यह शब्द इस्तेमाल किसके लिए क्या किया गया है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। दिस इज द सेकेंड नेम एविडेंस, ठीक है। हड़प्पा हमने देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, मेलुहा देख लिया, थर्ड फोर्थ नेम इज कांच, है ना, कांस्य युगीन, ठीक है। कांस्य युगीन क्या होता है? आप देखिए ब्रॉन्ज किससे किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, बताइए, ठीक है, किस, टिन और कॉपर। देखिए कॉपर पहले से था ना, ठीक है, और प्लस किसको मिला दिया गया, ठीक है, टिन को मिला दिया गया, ठीक है, टिन को मिला दिया गया। यहाँ पे टिन और कॉपर जो होते हैं इनको मिलाकर क्या बन गया? एक नया एलिमेंट। देखिए मैं इतिहास का टीचर हूँ, इसके नाते मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा कि इसकी मिक्सिंग कैसे होती है, ठीक है ना, तो कोई इतिहासकार इस पर अपने बिंदु देखता है। ये वैज्ञानिक थे, इस बात की प्रामाणिकता इनसे पता हो जाती है कि ये मिश्रित धातुओं को बनाना सीख गए थे, ठीक है, और इसका बहुत व्यापक इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण इस सभ्यता का एक नामकरण और रखा गया जिसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चर्चा करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए ये जानना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया भी के साथ साथ हम बोल सकते हैं होल द वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस यहाँ से प्राप्त होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे एज अ पिक्चर कि सिविलाइजेशन को कैसे हम समझें कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए ये हम एरिया जो है वो ट्राइट्रेंगुलर है, राइट है ना। आप थोड़ा सा इसके ज्यामितीय आकार पे मत जाइएगा, ठीक है ना। हम आपको एक साइड बता रहे हैं, ये क्या है? राइट एंगुलर है, आयताकार आकृति है इसकी, ठीक है। तो पहला प्रश्न आंसर यहीं से निकल जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया डिवीजन था वो कैसा था? आयताकार था, ठीक है, आयताकार, ठीक है ना, राइट एंगुलर था, ठीक है। या कहीं कहीं आप देखते होंगे हम लोग लेना चाहते हैं क्या? कॉर्नर का मकान लेना चाहते हैं ना, कॉर्नर की जमीन लेना चाहते हैं, राइट है ना। तो कॉर्नर की जमीन ट्रायंगुलर होती है, ठीक है ना। तो त्रिकोणाकार, है ना, त्रिकोणाकार स्थिति में इनका जो पूरा एरिया था वो डिवाइड था। जैसे सपोज करिए आप जहां बैठे हुए हैं, ये संगम चौराहे से लेकर के अलीगंज के उस चौराहे तक ये कैसे प्लॉटिंग की गई है? ये राइट एंगुलर है, राइट है ना। राइट एंगुलर को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं, राइट है ना। कैसे डिवाइड किया? ये मकान कैसा है? स्क्वायर फीट में है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये स्क्वायर है, राइट है ना। अब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि जैसे मान के चलिए ये डिवीजन कर दिया गया, तो यहाँ पे भी ये डिवीजन हो गया, ठीक है, ये डिवीजन हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट है कि इनका जो डिवीजन था, इनका हाउसिंग सिस्टम किस पार्ट में डिवाइड था? स्क्वायर में। इनका टोटल एरिया कैसे डिवाइड था? रेक्टेंगुलर, या है ना, आप कहेंगे ये क्या होता है ना, ट्रायंगुलर और राइट एंगुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड था। देखिए अब इनका जो था, ये मकान जो था, हाउसिंग सिस्टम जो था, ये इनका था स्क्वायर शेप में। सबसे बड़ी बात आपसे पूछा जाता था यह किस आधार पे बनाया जाता था, इनका मकान जो कंस्ट्रक्शन था वो किस आधार पे बनाया जाता था? तो इनका ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स जो था वो 4:2:1 था, है ना। ऊंचाई, राइट, लंबाई, ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, 4:2:1 था, ठीक है। इनकी जो मेकिंग बिल्डिंग्स थी ना, वो ग्रिड सिस्टम पे बनाई गई थी, है ना, ग्रिड सिस्टम पे, है ना, ग्रिड सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, है ना, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। अर्थात इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम क्या होता है? आप देखिए एक ईंटे के ऊपर हम दूसरा इंटरलॉकिंग करते हैं, है ना, इंटरलॉकिंग करते हैं ना, इस तरीके से ये बॉन्ड कर रहे हैं, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम कहा जाता है या ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, इसी को बोला जाता है। देन ये कॉर्नर को कैसे जोड़ते हैं? आप जिस देखिए, आप घर में जहां बैठे हुए हैं, आप देखिए कॉर्नर्स कैसे हैं, किस साइज में है? एल साइज में, है ना,
एल साइज में है ना सभी, आप देखें तो ये लॉकिंग कैसे करते थे, एल साइज में करते थे, एल साइज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उससे क्या हो जाता है, तो मकान जो है वहां पे रिश्ता नहीं है, मतलब रिश्ता में पानी टपकन वहां पे नहीं आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, लीकेज यहाँ पे नहीं होता क्योंकि इनकी लॉकिंग। जब आप कभी छत बनता होता है तो जो छत के ऊपर जो लोहा बॉन्ड किया जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ऐसे तो जोड़ा जाता है, एक ऐसे लोहा होता है, ठीक, फिर ऐसे उसको जोड़ा जाता है, फिर ऐसे, फिर उसको बांध दिया जाता है, राइट है ना, और फिर बीच में इसी में मसाला हम लोग डाल देते हैं, राइट है ना। तो वो क्या करते हैं, उतने छोटे छोटे एरिया को लॉक कर देता है, ठीक है, लॉक कर देता है, वहाँ सॉलिड हो जाता है। ओके, हम लोग ने मकान देखा होगा कि बहुत सारे मकान जो पुराने जमाने के में पत्थर डाल लिए जाते थे, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, लीकेज करना शुरू कर देते थे। अभी हमारा मकान बन चुका है, सालों साल कोई लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईंटों का अनुपात ये था, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पक्के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, राइट है, पक्के और कच्चे दोनों ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ग्रिड सिस्टम से बनाया गया था, एल शेप से जोड़ा गया था। दूसरा क्या था, इनके फ्लोर्स 3 फ्लोर तक बनाए गए हैं, है ना, ग्राउंड फ्लोर प्लस अपर 2 है, 3 फ्लोर तक बनाए गए हैं। दूसरा क्या था, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था की गई थी, हवादार घर थे इनके, अर्थात सफोकेशन हाउसेस नहीं थे। इनके यहाँ जो चूल्हे बनाए जाते थे, जहाँ पे ये खाना बनाया करते थे, उनका जो एयर पॉल्यूशन था उसके निकालने के लिए इन्होंने पाइप की व्यवस्था कर रखी थी, जिसे आज हम लोग मॉडर्न चिमनी बोलते हैं, मॉडर्न किचन बोलते थे। ये लोग ऑलरेडी वेल नोन थे, ठीक है, इससे कि पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो उसको हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए कहा जाता है ये लोग मेडिसिन को भी बहुत अच्छी तरीके से देखते थे। तीसरी अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं किसी शहर के लिए तो वो होता है ड्रेनिंग सिस्टम, समझ गए ना, ड्रेनिंग सिस्टम। तो सबसे पहली बात ये थी कि शहर जो था इनका ड्रेन जो था वो प्रॉपर वे में कवर्ड था, है ना, कवर ड्रेनिंग सिस्टम था, कवर ड्रेनिंग सिस्टम था, अर्थात कहीं से भी नालियां खुली हुई नहीं थी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन या हम बोले इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ड्रेनिंग सिस्टम ओपन था, है ना, इज अ सिंगल difference between each other. All culture and civilization are same, but the basic difference between each other is है ना, क्या था, covered draining system, ठीक है। covered draining system कहाँ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, जो मेसोपोटामिया में नहीं था। इट्स ओके, यहाँ पे इन चीजों को आपको समझना, ठीक है। प्लस दूसरी बात ये क्या थी, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, जहाँ पे ये अपने जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने खरपतवार फेंकना, इनका जो खरपतवार सिस्टम था, जो फेंकने का या सैनिटेशन की जो बातें करती थी, ये जमीन के अंदर खुदाई करके इसके नीचे जालियां डालते थे और उन जालियों के ऊपर यहाँ पे कवर्ड कर दिया करते थे। तो जमीन के अंदर, जैसे आज हम लोग देखते हैं हमारे शहर के कोने कोने में गंदगियां दिखाई देती हैं, लेकिन आप जब विदेशों को देखते हैं तो वहाँ गंदगियां सड़कों पर नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वह ड्रेनिंग कहाँ पे है उनका, वो अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ये लोग ऐसे जैसे इसको पंप किए, ये उठ गया, इसके नीचे डाला, फिर अपनी गाड़ी में उसको लोड किया और बाहर कर दिया और फिर सड़क प्लेन कर दी। तो लोग सड़क के किनारे किनारे जो है वो ड्रेनिंग, वो इस तरीके से चीजें इकट्ठा नहीं करते थे। तो इनका वाटर लेवल या इनका सारी चीजें प्यूरिफिकेशन वगैरह या एयर क्वालिटीज वगैरह, ये सब कुछ बहुत प्रॉपर था। तीसरा अगर हम बात करें रोड कंस्ट्रक्शन से, तो रोड कंस्ट्रक्शन में इन्होंने सबसे ज्यादा साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल किया था, वो था इनकी जो सड़क कंस्ट्रक्शन था वो 90 डिग्री एंगल पे टर्न होता था, ठीक है। क्योंकि देखिए यू टर्न, आज हमारे यहाँ यू टर्न है, ठीक है। अगर अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, यहाँ से स्पीड आप नहीं कवर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी क्या होती है, पलट जाती है, हाईली एक्सीडेंटल जोन माना जाता है यू जोन को। लेकिन जब आप 90 डिग्री एंगल पे आएंगे तो आपकी स्पीड चाहे जितनी भी हो, लेकिन यहाँ आते आते आपकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और ये आप टर्न कर ले जाएंगे। खासतौर से इनके पास कोई कार वगैरह नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक है ना व्हीकल्स नहीं थे, तो इनके पास थे बुलेट कार्स। जो बुलेट कार्स होते हैं, जब हम वो दौड़ते रहते हैं तो उनके दोनों पैर के एंगल्स जो होते हैं वो प्रॉपर वे में एक दूसरे को आगे पीछे लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो दोनों सीधे में आ गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगी इनकी बुलेट कार्स, है ना, बैलगाड़ी इनकी पलट जाएगी। तो जो यहाँ पे होता है वो यही हो जाती है, ठीक है ना। यू टर्न पे आप यू टर्न पे अक्सर जो होते हैं वो आपका एंगल बहुत झुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्लिप खा करके पलट जाती है। तो इन्होंने अपने 90 एंगल के जोन्स बनाए थे, ठीक है ना, रोड कंस्ट्रक्शन किया था। लेकिन और रोड कंस्ट्रक्शन में इनका जो दिखाया जाए, 98% रोड कंस्ट्रक्शन इज इनर, है ना, आंतरिक था, है ना। अर्थात इनका दरवाजा घरों के मेन रोड पे नहीं खुलता था, अंदर की ओर खुलता था, जिसे आज हम लोग रेजिडेंशियल हाउसेस बोलते हैं। जैसे आप जहां पे बैठे हुए हैं, अगर मेरी कोचिंग का दरवाजा इधर ना होकर के इधर होता तो शायद है कि इसके चलने का प्रॉफिट कम हो जाता, और कम हो जाता, क्योंकि वहां लोग टर्न करके जाते ना जा पाते, ठीक है, और इसका रेंट भी मेरे लिए कम हो जाता।
ठीक है। अगर यही सड़क, यही जब भी मेरी कोचिंग यहाँ पे है, अगर मैं इसको मेन रोड पे और लेने जाऊँ तो इसका रेंट डबल हो जाएगा, इसका प्रॉफिट रेशियो डबल हो जाएगा, सब कुछ डबल हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे 98% लोग जो थे वो रेजिडेंशियल हाउसेज में बिलोंग करते थे। दो ऐसे प्लेसेस हैं जिसका नाम था लोथल, है ना, लोथल जो गुजरात में भोगवा नामक नदी के तट पर है, भोगवा नामक नदी के तट पर है। इट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डकयार्ड, है ना, फर्स्ट एविडेंस ऑफ, है ना, डकयार्ड है, डकयार्ड सिस्टम है, जहां से पहली बंदरगाह के बारे में साक्ष्य मिला। यहीं से पहली बार फारस की मुद्राएं मिली, यहीं से पहली बार हमें विदेशी धातुएं, विदेशी वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है ना। एंड द सेकेंड प्लेस इज चाहुन दड़ो, राइट, है ना, चाहुन दड़ो इज द सेकेंड प्लेस, जो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंडस्ट्री, राइट, है ना, उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, जहां से हमें पहला इंडस्ट्रियल एरिया के एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि यहां से लेबर हाउसेज, है ना, फारस की मुद्राएं, या कहा जाए कि बहुत सारे उद्योग मिलते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यही वो प्लेस है जहाँ, ये वही प्लेस है जहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं महिलाओं के लिए लाली, लिपस्टिक, है ना, और इनके लिए एक फेस किट मिलता है, मतलब एक मेकअप किट मिलता है, ठीक है। पुरुषों के लिए उस्तरा, ठीक है, दाढ़ी शेविंग किट, या बहुत सारी जो डेकोरेटेड वस्तुएं होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इससे पता होता है कि यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी ज्वेलरीज वगैरह सारी कुछ यहाँ से मिलती हैं। इससे ये चीज़ सीन होती है कि ये प्रॉपर डेवलप्ड एरिया था। तो ये 2% एरिया बस ऐसा था जिसके दरवाजे जो थे बाहर की ओर खुलते थे, क्योंकि इनको इतना चक्कर लगा करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। ये सीधे दरवाजा खोले और अंदर रोड आ गया, ठीक है। और 98% लोग क्या होते थे, इन रोड होते थे, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमारे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, है ना, इस तरीके से लॉरी गाड़ी या इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या नहीं हो, नॉर्मली वो इस तरीके से हैंडल इसको कर सकें। तो दोस्तों ये एक तरीके से हमने आपको एक डिटेल परिचय दिया आपको कुछ चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद की जो चैप्टर्स हैं हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे वैदिक एज, ठीक है, वैदिक एज के बारे में डिटेल वीडियोस देंगे आपको। वैदिक एज के साथ एक कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे कंपेयर करते हुए कि वैदिक काल में अर्ली वैदिक एज का समाज क्या था और लेटर वैदिक का समाज क्या था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इनका धर्म क्या था, इनका धर्म क्या था, इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कंपेयर करके देखेंगे तो शायद आपके पास एक साइंटिफिक अप्रोच जा पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो काफी सरल इतिहास हो जाता है, क्योंकि राजा रानी की कहानियों में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जो जितना महत्वपूर्ण होगा इतिहास में उसे उतना पढ़ा जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।